डेमन ने क्षण भर के लिए खुद को बेहोश महसूस किया, फिर नियंत्रण पा लिया। जैसे ही उसने खुद को संभाला, उसकी छाया बोध शक्ति फैल गई, और अब भूख से व्याकुल छाया भूख के प्रभाव में एक विशाल क्षेत्र में फैल गई। यह अनुभूति तीव्र होते हुए भी परिचित थी, जो उसके अथक प्रशिक्षण का प्रमाण थी। परछाइयों के पार डेमन सब कुछ महसूस कर सकता था, पहाड़ी से नीचे चल रही झड़पें, जहां छात्र छोटे ऑटोमेटा को नष्ट करने के लिए जी जान से लड़ रहे थे। जैसे जैसे और छात्र गिरते गए, उसे उन्मूलन की धुंधली रोशनी महसूस हुई। उनके पार उसे जंगल की घनी छतरी दिखाई दी, अंधकार और जीवन का एक जटिल जाल जो उसे खंडित छवियों में दिखाई दिया। अपना सिर पकड़कर डेमन ने खुद को सामने मौजूद खतरे पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया, उस महान ऑटोमेटा पर। उसकी उपस्थिति दमनकारी थी, लेकिन उसकी धारणा से सूचनाओं की बाढ़ ने उसे पंगु नहीं बनाया, बल्कि उसने उसके संकल्प को और मजबूत किया। उसके पीछे उसके साथी ऑटोमेटा की लगातार निगाहों के नीचे घबराकर हिल रहे थे। तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। इवांगेलिन का चेहरा शांत और स्थिर रहा। सिल्विया ने उसकी तरफ देखा और सिर हिलाया, उसकी आवाज़ स्थिर लेकिन दृढ़ थी। जैसा कि हमने चर्चा की थी, इसमें जादुई प्रतिरोध है, इसलिए आपको इसमें शारीरिक हमले भी शामिल करने होंगे। इवेंजेलिन ने दूसरों की ओर मुड़कर कहा, सब लोग पंक्ति में खड़े हो जाओ। सिल्विया को उम्मीद थी कि डेमन सिर हिलाएगा या उसके निर्देशों को मान लेगा, लेकिन इसके बजाय वह वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, मानो किसी भयानक चीज को देख रहा हो। धीरे धीरे उसने अपनी नज़र उसकी ओर घुमाई, एक धुंधली आभा उसके शरीर से चिपकी हुई थी। उसका चेहरा बदल गया, वह स्याह, आदिम और लगभग भूखा था। सिल्विया ने बेचैनी से आंखें सिकोड़ लीं। उसने डेमन को पहले सिर्फ एक बार ही ऐसे भाव में देखा था, और उसने उस पर एक क्षणिक प्रभाव छोड़ा था। क्या वह ठीक है? उसने धीरे से पूछा, लेकिन आगे जांच करने का समय नहीं था। ऑटोमेटा ने बिना समय गंवाए अपनी विशाल तलवार को एक विनाशकारी चाप में घुमाया। जेंडर, लियोना और फारम वनैच के समूहों के अग्रिम पंक्ति के लड़ाके आगे बढ़े, उनके हथियार और जादू ऑटोमेटा के ब्लेड से सीधे टकराए। टक्कर बहुत भयानक थी। सबसे पहले संपर्क में आने वाला छात्र चिंगारियों के एक विस्फोट में गायब हो गया और तुरंत ही नष्ट हो गया। टक्कर की ताकत से बाकी छात्र उड़ गए और एक दूसरे से टकराकर अपने पैर जमाए रखने की कोशिश करने लगे। ऑटोमेटा ने उन बिंदुओं को अवशोषित कर लिया और उसका आभामंडल तीव्र हो गया तथा स्पष्ट रूप से मजबूत होता गया। सिल्विया ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसकी आवाज़ में तत्परता झलक रही थी। ये बुरा है। अगर यह बहुत से लोगों को खत्म कर देगा, तो ये पहले रैंक की ताकत तक पहुंच जाएगा। अगर ऐसा हुआ, तो हमारे पास कोई मौका नहीं होगा। मध्य दूरी के लड़ाकू विमानों, अग्रिम पंक्ति का समर्थन करो। इवांगेलिन ने मोर्चा संभालते हुए चिल्लाया। उसने अपनी तलवार उठाई और अपनी ऊर्जा प्रवाहित की। दीप्तिमान तलवार को घुमाते ही युद्ध क्षेत्र जगमगा उठा, जिससे प्रकाश का एक विनाशकारी चाप फूट पड़ा। नैच ने एक ज्वलंत किरण छोड़ी, जबकि फराम ने ऑटोमेटा के केंद्र पर निशाना साधते हुए धरती का एक विशाल गोला बनाया। महान ऑटोमेटा ने अपनी विशाल ढाल उठाए और एक जोरदार आवाज के साथ जादुई प्रहार को विफल कर दिया। इवांगेलिन ने हार नहीं मानी, ढाल पर छलांग लगाई और उसके शीर्ष तक पहुंचने की कोशिश में उसकी सतह पर चढ़ गई। जैसे ही वह पास आए, उसकी तलवार दीप्तिमान ऊर्जा से चमक उठी। ऑटोमेटा हिल गया, उसकी तलवार वाली भुजा उसे दूर भगाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जेंडर ने वार को रोक दिया और उस यांत्रिक विशालकाय जानवर के ब्लेडों को जकड़ लिया। इसी बीच लियोना आगे बढ़ी और अपनी विद्युतीकृत गदा उसके घुटने के जोड़ पर दे मारी। बिजली की चमक उसकी धातु की सतह पर नाचने लगी और ऑटोमेटा एक पल के लिए लड़खड़ा गया। लेकिन उसने तेजी से जवाबी हमला किया। एक जोरदार धक्का देकर उसने अपनी ढाल आगे की ओर पटक दी, जिससे इवांगेलिन बुरी तरह से कुचलकर एक पेड़ से जा टकराए। नैच ने मौके का फायदा उठाया और अपनी कुल्हाड़ी से एक जबरदस्त हमला बोल दिया। चिंगारियां उड़ी और ऑटोमेटा थोड़ा लड़खड़ाया, उसका कवच झुलस गया और उसमें गड्ढे पड़ गए। बाकी लड़ाकों ने उसे गिराने के लिए बेताब होकर जादुई हमलों की एक अथक बौछार शुरू कर दी। ऑटोमेटा ने बिजली के जादू से जवाबी हमला करने से पहले एक अजीब सी सिजलिंग ध्वनि निकाली। बिजली की एक विनाशकारी लहर बाहर की ओर उठी, जिसने लड़ाकों को अचेत कर दिया और उन्हें क्रूर बल के साथ पीछे धकेल दिया। डेमन स्थिर खड़ा रहा, उसकी सांसें तेज हो गईं, जैसे जैसे उसके चारों ओर अराजक दृश्य सामने आ रहा था। उसकी परछाई उससे फुसफुसा रही थी, एक अथक भूख उसके मन के किनारों को कुतर रही थी। सिल्विया का चेहरा पीला पड़ गया जब अग्रिम पंक्ति के लड़ाके लड़खड़ा गए। उसका दिल इस एहसास से बैठ गया कि अगर वे निकट दूरी की लड़ाई में फिर से शामिल नहीं हुए, तो वे हार जाएंगे। महान ऑटोमेटा ने अपना विशाल पैर फाराम के दल के एक दुर्भाग्यशाली एल्फ लड़के पर पटक दिया, जिससे वह चिंगारी की चमक में ही परीक्षा से बाहर हो गया।
फर्म ने अपने दांत पीस लिए, उसकी आवाज़ दबी हुई हताशा से कांप रही थी। पब फ्यूचर एड्स। मिलोस। ऑटोमेटा ने अपना ध्यान इवांगेलिन पर केंद्रित कर दिया, जो पहले से ही अपने पैरों पर खड़ी होने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसने अपनी ढाल ऊपर उठाए और पीछे तैनात सहायक लड़ाकू विमानों के लंबी दूरी के हमलों को विफल कर दिया। लियोना आगे बढ़ी, उसके तूफान जादू से उन्नत गदा पर बिजली चमक रही थी। बिजली के प्रति उसके स्वाभाविक प्रतिरोध ने उसे करीबी मुकाबले के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार बना दिया। दहाड़ते हुए उसने अपना हथियार ऑटोमेटा पर घुमाया, लेकिन वह तेज था। धातु के दानव ने अपनी तलवार से उसके वार को रोक दिया और दोनों के बीच टकराव से चिंगारियां निकलने लगीं। ऑटोमेटा ने एक और क्षेत्र प्रभाव स्तब्ध करने वाले हमले से जवाबी हमला किया, बिजली का एक ऐसा विस्फोट जो युद्ध क्षेत्र में गूंज उठा। इस झटके ने लियोना को पीछे धकेल दिया, जिससे बाकी लोग भ्रमित हो गए और उठ नहीं पाए। इवांगेलिन अभी भी अपने पैर जमा रही थी। उसने ऑटोमेटा के ब्लेड को अपनी ओर आते हुए रोकने के लिए अपनी तलवार उठाई। हालांकि उसके ब्लेड ने हमले का जोरदार प्रहार झेल लिया, लेकिन उस बल ने उसे कई कदम पीछे धकेल दिया। इससे पहले कि वह संभल पाती, ऑटोमेटा का मुक्का हथौड़े की तरह नीचे गिरा और उसे जोरदार धमाका के साथ जमीन पर पटक दिया। इवांगेलिन खांसने लगी, उसकी आंखों की रोशनी धुंधली पड़ गई और वह हिलने डुलने की कोशिश करने लगी। ऑटोमेटा ने अपनी विशाल तलवार उठाई, उसे खत्म करने के इरादे से। जैसे ही तलवार नीचे उतरी, उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं। आखिरी क्षण में एक जानी पहचानी सफ़ेद आकृति लड़ाई में कूद पड़ी, जिसने उसके और ऑटोमेटा के हमले के बीच एक जादुई अवरोध खड़ा कर दिया। ऑटोमेटा की तलवार एक भयंकर धमाके के साथ अवरोध से टकराई, जिससे अवरोध तुरंत टूट गया और इवेंजेलिन तथा उसका बचावकर्ता दोनों जमीन पर लुढ़क गए। जैसे ही ऑटोमेटा ने उन्हें कुचलने के लिए अपनी ढाल उठाई, सिल्विया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस अपरिहार्य घटना के लिए तैयार हो गई। लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। इसके बजाय उसने धातु और मांस के टकराने की धीमी आवाज़ सुनी। आंखें खोलते ही वह एक काले बालों वाले व्यक्ति डैमन को ऑटोमेटा और गिरे हुए जोड़े के बीच खड़ा देखकर दंग रह गई। उसने अपने नंगे हाथों से विशाल ढाल को थामे रखा था। उसकी आवाज़ धीमी थी, लगभग गुर्राहट जैसी, लेकिन उसने शब्दों को पकड़ लिया। मेरा शिकार। डैमन ने पूरी ताकत से ऑटोमेटा को पीछे धकेल दिया। उसके पैरों के पास की परछाइयां गहरी होती गईं, जिंदा चीज़ों की तरह तड़पने लगीं। उसने ऑटोमेटा की ढाल पर एक ही मुक्का मारा, जिससे जादुई धातु में एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। सिल्विया की सांस रुक गई। बिल्कुल नहीं, उसके पास इतनी शक्ति कैसे है? उसे उसमें से किसी भी तरह के जादू का कोई निशान नहीं, बस एक कच्ची, जबरदस्त शारीरिक शक्ति का एहसास हुआ। मानो वह ऑटोमेटा का स्वाभाविक दुश्मन हो, जिस पर उसके जादुई प्रतिरोध का कोई असर नहीं पड़ता। डैमन की गहरी आंखें कुछ देर के लिए उनकी ओर घूम गईं, एक ऐसी तीव्रता से जल रही थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। बिना किसी हिचकिचाहट के डैमन आगे बढ़ा। उसके दूसरे घूंसे ने ऑटोमेटा को कई कदम पीछे धकेल दिया और उसके पैरों तले की जमीन धंस गई। इस मौके ने बाकियों को सदमे से उबरने का मौका दिया। लड़ाके अपने पैरों पर खड़े हो गए, अपने हथियार संभाले और फिर से लड़ने की तैयारी करने लगे। लेकिन डैमन ने इंतजार नहीं किया। अपने पैरों के इर्द गिर्द परछाइयां घुमाते हुए वह सीधे ऑटोमेटा पर टूट पड़ा और अपने शरीर को उसकी छाती में किसी हथौड़े की तरह जोर से घुसेड़ दिया। ऑटोमेटा लड़खड़ा गया, उसका यांत्रिक शरीर इस बेरहम हमले से कराह उठा। डैमन को खुद पर काबू पाने में एक पल लगा। उसकी परछाई की भूख, जो अब 80% तक पहुंच चुकी थी, उसे कुतर रही थी और उसका ध्यान आत्माओं की चमक की ओर खींच रही थी। उनमें से इवांगेलिन और सिल्विया की आत्माएं सबसे ज्यादा चमक रही थीं, मानो निगल जाने की भीख मांग रही हों। जैसे ही ऑटोमेटा उनकी ओर बढ़ा, डैमन की परछाई बेकाबू होकर ऊपर उठी। एक पल के लिए उसने उससे निगल लिया और जब वह होश में आया तो उसने पाया कि वह ऑटोमेटा पर नहीं, बल्कि लड़कियों पर हमला कर रहा है। आखिरी क्षण में वह रास्ता भटक गया और अपनी गति को ऑटोमेटा के विशाल हमले को रोकने के लिए मोड़ दिया। उसने खुद को संभाला, उम्मीद थी कि वह उड़ जाएगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसकी परछाई की भूख ने उसे 3 मीटर ऊंचे धातु के शूरवीर के बराबर खड़ा कर दिया। टक्कर ने उसे पीछे नहीं धकेला, बल्कि बस उसे हल्का सा धक्का दिया और उसने अपने पैर जमीन में गड़ा दिए। उन्हें उनके हाव भाव देखने के लिए उसे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। उसकी परछाई ने उसके पीछे उनकी दमकती आत्माओं की एक जीवंत तस्वीर खींच दी। उसकी आंखें एक अतृप्त भूख से धड़क रही थीं और उसके होठों से एक धीमी, कर्कश फुसफुसाहट निकली। मेरा शिकार। डैमन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसे इसे जल्दी खत्म करना था। 90% भूख एक खतरनाक सीमा थी, जिसे वह पहले भी पार कर चुका था, और इसने उसे लगभग पूरी तरह से निगल लिया था।
उस समय वह हिचकिचा रहा था, अपने संदेह और खाने की जरूरत के बीच फंसा हुआ था। अब उसे समझ आ गया था कि हिचकिचाहट एक ऐसी विलासिता थी जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने अपनी भूख को हथियार बनाना सीख लिया था और नियंत्रण में रहते हुए 80% तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। उसने ऑटोमेटा को पीछे धकेल दिया, उसका विशाल ढांचा बल के कारण कराह उठा। ठीक है यार, चलो साथ मिलकर काम करते हैं। 50-50, तुम्हारी मांसपेशियां, मेरा दिमाग। इस तरह हम जल्दी खाना खा लेंगे। उसे अपनी परछाई से एक अजीब सी स्वीकृति महसूस हुई, मानो उसकी अपनी आवाज़ में फुसफुसाती हुई सहमति हो। खाना। अपने खंजर निकालकर डेमन ने ऑटोमेटा पर हमला किया। उसी समय जेंडर, लियोना और फारम उसकी पीठ पर टूट पड़े, जिससे उसका ध्यान भंग हो गया। इवांगेलिन हाथ में प्रकाश की तलवार लिए डेमन के बगल में खड़ी हो गई। सिल्विया, जो ठीक पीछे खड़ी थी, ने अपने धनुष की डोरी में एक चमकता हुआ चंद्र बाण लगाया। ऑटोमेटा ने अपनी तलवार उठाई और बिजली की एक लहर छोड़ी जो पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल गई। जेंडर आगे बढ़ा और हमले के जोर को झेलने के लिए एक गुरुत्वाकर्षण अवरोध बनाया। इस बार यह काम नहीं करेगा, वह दहाड़ा। लियोना ने अपनी गदा जमीन पर पटक दी, जिससे बर्फ की एक चटकती हुई चादर बन गई और बिजली ऑटोमेटा के पैरों की ओर तेजी से बढ़ी। बिजली पहुंचने से पहले ही ऑटोमेटा ने अपनी ढाल जमीन में मजबूती से गाड़ दी, जिससे वोल्टेज रुक गया। इवांगेलिन तेजी से आगे बढ़ी, उसकी रोशनी की धार ऑटोमेटा के छज्जे पर वार करती हुई चिंगारियां उगल रही थी। ऑटोमेटा उसकी ओर बढ़ा, लेकिन डेमन ने उसे लात मारकर एक तरफ फेंक दिया, जिससे वह खतरे से दूर हो गई। वह ऊपर की ओर उछला और दोनों खंजर ऑटोमेटा की बची हुई आंख में गड़ा दिए। अगर ऑटोमेटा कोई जीवित प्राणी होता तो वह अंधा हो जाता। इसके बजाय इससे ये साबित हुआ कि दृष्टि के लिए छज्जे जरूरी नहीं थे, उसके पास अपने आसपास की चीज़ों को देखने का एक और जरिया था। फराम ने मिट्टी के कांटों की एक दीवार बनाई और इशारे से उसे आगे की ओर धकेल दिया। उसकी नज़र डेमन पर पड़ी, उसके चेहरे पर अविश्वास झलक रहा था। वह कब से इतना शक्तिशाली हो गया? जेंडर ने अवसर का लाभ उठाया और कांटों की दीवार पर चढ़कर ऑटोमेटा के सिर तक पहुंच गया। तुम जादू का विरोध कर सकते हो, लेकिन तुम इससे अछूते नहीं हो। उसने अपनी तलवार में गुरुत्वाकर्षण जादू भरते हुए चिल्लाया। एक जोरदार झटके से उसने तलवार के सिरे पर ब्लेड दे मारा, जिससे ऑटोमेटा एक धीमी धातु की आवाज़ के साथ लड़खड़ा गया। ऑटोमेटा की ढाल, जो अब बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, बेकार वजन को गिराते हुए जमीन पर गिर पड़ी। जैसे ही उसकी छाती का मध्य भाग खुला, एक घिसने की आवाज़ गूंजी, जिससे एक चमकता हुआ, धड़कता हुआ केंद्र प्रकट हुआ। यही इसका मूल है, सिल्विया ने जोरदार आवाज़ में कहा। जीतने के लिए हमें इसे नष्ट करना होगा। डेमन की आंखें सिकुड़ गईं। अब इसका मूल क्यों उजागर कर रहे हो? जवाब पल भर में साफ हो गया। कोर और भी ज्यादा चमक उठा, बिजली की कड़क से कड़क कर ऊर्जा की एक किरण निकली। विस्फोट तुरंत हुआ, जिससे 3 छात्र प्रभावित हुए और एक ही झटके में परीक्षा से बाहर हो गए। सिल्विया ने अपने दांत भींच लिए, उसकी उंगलियां धनुष के चारों ओर सफ़ेद हो गईं। हमें अब मूल को नष्ट करना होगा। पब फ्यूचर एड्स। टीम ने बिना किसी हिचकिचाहट के नए दृढ़ संकल्प के साथ ऑटोमेटा पर हमला किया। लेकिन जैसे जैसे वे पास पहुंचे, विशालकाय मशीन ने अपने कवच के कुछ हिस्से गिराने शुरू कर दिए। अपनी भारी भरकम सुरक्षा से मुक्त होकर उसने अपनी मजबूती की जगह गति ले ली और खतरनाक फुर्ती के साथ आगे बढ़ने लगी। उसने अपनी तलवार फराम पर घुमाई, जिसने झट से एक मिट्टी की ढाल बना ली। अवरोध तो टिक गया, लेकिन बस थोड़ा सा। इससे पहले कि ऑटोमेटा उसे खत्म कर पाता, नेच ने अग्नि जादू का एक चक्र चलाया, जिससे मशीन गर्मी और लपटों के विस्फोट के साथ पीछे हट गई। इवांगेलिन ने मौके का फायदा उठाया और अपनी प्रकाश युक्त तलवार से ऑटोमेटा के घुटनों पर वार करने के लिए आगे बढ़ी। उसके ब्लेड से महत्वपूर्ण तार टूटते ही चिंगारियां निकलीं। अब ये तेज हो सकता है, वह चिल्लाई, लेकिन इसकी सुरक्षा कमजोर हो गई है। डेमन ने ऑटोमेटा की कोहनी पर वार किया। उसके खंजरों ने उसकी मोटी नलियों को चीर दिया, जिससे उसकी तलवार वाली भुजा लड़खड़ाकर थोड़ी नीचे गिर गई। पीछे खड़ी सिल्विया ने चंद्र जादू का तीर चलाना शुरू कर दिया। जैसे ही वह तीर चलाने के लिए तैयार हुई, उसका धनुष एक हल्की, अलौकिक रोशनी से चमक उठा। इस बीच लियोना और जेंडर ने एक साथ वार किया, उनके भारी हथियार ऑटोमेटा की कमर में धंस गए। इस संयुक्त बल से उसका निचला ढांचा मुड़ गया। इतने सारे लोगों को खत्म करने का यही नतीजा है, जेंडर ने गुर्राते हुए कहा। ऑटोमेटा घुटनों के बल गिर पड़ा, उसकी गति सुस्त और अनियमित हो गई। सिल्विया का तीर, जो अब पूरी तरह से दीप्तिमान ऊर्जा से भर गया था, एक छोटे तारे की तरह चमक रहा था। उसने उसे छोड़ दिया। तीर हवा में एक चमकदार सफ़ेद रोशनी के चाप में तेजी से फैल गया।
उसने ऑटोमेटा के खुले हुए केंद्र पर अचूक सटीकता से वार किया, उसके केंद्र को भेदते हुए उसे चकनाचूर कर दिया। ऑटोमेटा जम गया, उसकी लाल चमक मंद पड़ गई और उसका शरीर धातु की धमाके के साथ नीचे गिर गया। नए छांफते हुए मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया। हम जीत गए, हमने उसे हरा दिया। हाँ, उसने बाकियों पर नजर डाली। ज्यादातर लोग घायल और चोटिल थे, सिवाय डेमन के, जो अजीब तरह से अछूता खड़ा था। उसके चेहरे के भाव समझ से परे थे। सिल्विया अब निष्क्रिय हो चुके बैरियर के पास पहुंची, उसकी नज़र अंदर रखे सुनहरे क्रिस्टल पर टिकी थी। उसने ध्यान से उसे पकड़ने की कोशिश की, उसकी उंगलियां एड्रेनालाइन के कारण थोड़ी कांप रही थीं। हमने कर दिखाया, उसने धीरे से कहा और विजयी मुस्कान के साथ डेमन की ओर देखा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, उसकी गहरी आंखें उस पर टिकी रहीं। जैसे ही उसका हाथ क्रिस्टल के चारों ओर लिपटा, उसमें लगे नुकीले सिरे उसके ब्रेसलेट में समा गए और उसके डिस्प्ले पर लगी पट्टी ऊपर की ओर उठ गई। वह पीछे मुड़कर समूह की ओर देखने लगी, उसकी जीत स्पष्ट थी। लेकिन कुछ बोल पाने से पहले ही वह मानो जड़ हो गई। उसके पेट में एक ठंडा, तेज दर्द उठा। वह हौंफने लगी और नीचे देखने लगी कि उसके पेट में डेमन का खंजर गहराई तक धंसा हुआ है। उसकी चौड़ी, आंसुओं से भरी आंखें उसकी आंखों से मिलीं। उसकी निगाहें ठंडी थीं, भावशून्य, लेकिन सतह के नीचे एक आदिम भूख जल रही थी। क्यों? उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज़ कांप रही थी। डेमन ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, उसकी अभिव्यक्ति उतनी ही शांत थी जितनी कि उसके शब्द कटु थे। तुम बहुत भोली हो, सिल्विया। तुम समझदार हो, इतना तो मैं तुम्हें मानता हूँ। तुम्हें चलता फिरता विश्वकोश भी कहा जा सकता है। लेकिन चीज़ों को जानना और ज्ञान होना एक ही बात नहीं है। तुम 1000 किताबें पढ़ सकती हो, लेकिन इससे यह बात नहीं बदलेगी कि तुम अंदर से एक सुरक्षित छोटी राजकुमारी से ज़्यादा कुछ नहीं हो, जिसे ये समझ नहीं आता कि दुनिया कैसे चलती है। सिल्विया खांसने लगी, उसके आंसू बेतहाशा बहने लगे क्योंकि उसके शब्द उसे उतनी ही गहराई से चीर रहे थे जितनी उसकी धार। उसके पैर कमज़ोर पड़ गए, लेकिन वह झुक गया, धीरे से बोला, उसकी आवाज़ अपने आप में एक चाकू जैसी थी। मुझे अकेलेपन से बचाने के लिए तुम्हारी ज़रूरत नहीं थी। उसका शरीर सफ़ेद चिंगारियों के झरने में घुलने लगा, उसके सिरे डेमन के ब्रेसलेट में बहने लगे। उसके डिस्प्ले का बार ऊपर उठ गया, जो उसकी जीत का प्रतीक था। वह दूसरों की ओर मुड़ा, जो स्तब्ध खड़े थे, उनके चेहरे पर सदमे, अविश्वास और भय का मिला जुला भाव था। सन्नाटा कानफोड़ू था, युद्ध क्षेत्र में भयावह सन्नाटा छाने के साथ ही उसके कार्यों का भार उसके भीतर समाता जा रहा था। डेमन ने गहरी सांस ली और पछतावे के उस कड़वे स्वाद को दबा लिया जो उभरने की आशंका में था। उसका इरादा बात को इतना आगे ले जाने का नहीं था। उसकी असली योजना तो बस सिल्विया का कंगन तोड़ने की थी, लेकिन उसकी परछाई, उसका अपना ही काला हिस्सा, उसके इरादे पर पानी फेरकर उसकी तलवार को दिशा दे रही थी। उसने उससे जो क्रूर शब्द कहे थे, वे जानबूझकर कहे गए थे। वे दुर्भावना से नहीं, बल्कि ज़रूरत से पैदा हुए थे। अगर उसने विरोध किया होता या जवाबी हमला किया होता, तो उसका उपचार करने वाला जादू हालात को और भी मुश्किल बना देता, खासकर तब जब उसने उसकी हार सुनिश्चित करने के लिए कोई जहर तैयार नहीं किया था। फिर भी उसके सीने में चुभन बनी रही, जो उसके किए की एक कड़वी याद दिला रही थी। उसने उस भावना को एक तरफ धकेल दिया और अपनी नज़र दूसरों पर घुमा ली। इवांगेलिन लड़खड़ा कर पीछे हटी, उसकी हल्की तलवार उसके हाथों में कांप रही थी, उसकी चमकदार चमक अस्थिर रूप से टिमटिमा रही थी। डेमन, तुमने क्या किया है? उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज़ कांप रही थी, जो भारी सन्नाटे के कारण मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उसके दांत भींच गए, जैसे शुरुआती सदमे की जगह गुस्से ने ले ली हो। क्यों? तुम्हें क्या हो गया है? डेमन ने नकली आत्मसमर्पण में अपने हाथ ऊपर उठाए, उसका स्वर शांत, लगभग खारिज करने वाला था। शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। इससे पहले कि वह कुछ समझा पाता, कुछ और छात्रों का एक समूह पहाड़ी की चोटी पर प्रकट हुआ। जाहिर है, उन्होंने वहां खड़े ऑटोमेटा से निपटा था और अब ऊपर के तनाव से आकर्षित होकर ऊपर चढ़ रहे थे। वे वहीं रुक गए, उनकी नज़रें उस दृश्य पर टिकी थीं। डेमन ने अपनी आवाज़ ऊंची की और एक साथ सभी को संबोधित किया। परीक्षा का एक ही उद्देश्य है, लेकिन खुद को मूर्ख न बनाएं। यह एक ऐसा उद्देश्य है जिसे हम सभी पूरा नहीं कर सकते। पास होने का केवल एक ही तरीका है, और वह है 3000 अंक जुटाना। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब कोई ऑटोमेटा नहीं बचा है और न ही कोई क्रिस्टल ढूंढने को है। छात्रों ने असहज दृष्टि से एक दूसरे को देखा, तथा उनके शब्दों की वास्तविकता उनके मन में बैठ गई। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अपने चारों ओर के उजाड़ युद्ध क्षेत्र की ओर इशारा किया। चारों ओर देखो, क्रिस्टल्स के पास सीमित अंक थे, और सबसे ज्यादा अंक पाने वाले ही यहां से बाहर निकल पाएंगे। अगर हम अभी कदम नहीं उठाएंगे, तो हम में से कोई भी नहीं निकल पाएगा।
तुम सब ने यहाँ तक पहुँचने के लिए कड़ी मेहनत की है, लेकिन यहीं से जीवन रक्षा की बात आती है। इवांगेलिन आगे बढ़ी, उसकी तलवार अब स्थिर थी, जबकि उसकी आंखें विद्रोह से जल रही थीं। हम अब तक कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते आए हैं, डेमन। अगर हम अब एक दूसरे को तोड़ देंगे तो हमने जो कुछ भी साथ मिलकर किया है, उसका क्या मतलब है? समूह के बीच सहमति की बड़बड़ाहट तेज हो गई, उनकी एकता हिल गई लेकिन टूटी नहीं। डेमन के होठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। इवांगेलिन को दूसरों को एकजुट करते देख उसने सोचा, मैं उसके प्रभाव को पूरी तरह से हरा नहीं सकता। फिर तो मुझे बस उसका शीर्षक लेना होगा और उसे तोड़ना होगा। इवांगेलिन एक और कदम आगे बढ़ी, उसकी आवाज़ स्थिर लेकिन उग्र थी। ऑटोमेटा को हमारे सहयोग का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। क्या आप नहीं देखते, एक दूसरे के खिलाफ हो जाना उनके हाथों में खेल जाता है। हमेशा कोई दूसरा समाधान होता है। डेमन की आंखें उसकी आंखों से चिपकी हुई थीं, उसकी आवाज़ तीखी और दृढ़ थी। झूठ। तुम सोचते हो कि क्योंकि तुम इनमें से ज़्यादातर लोगों से ज़्यादा ताकतवर हो, इसलिए वे आंख मूंद कर तुम्हारा अनुसरण करेंगे। तुम उनकी बुद्धि का अपमान कर रहे हो। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसका धैर्य टूटने लगा। टीम वर्क तभी कारगर होता है जब विश्वास हो। और सच तो यह है कि हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। ये परीक्षा सहयोग के बारे में नहीं है, ये जानने के बारे में है कि कब नुकसान कम करना है। समूह हिचकिचाया, डेमन के शब्दों के भार के नीचे उनका संकल्प डगमगा गया। ज़ैंडर आगे बढ़ा, उसकी तलवार खींची हुई थी और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। पब फ्यूचर एड्स, तुम चालाक सांप हो, तुम बस हमें एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश कर रहे हो। डेमन की आंखें फड़कने लगी, जलन सतह के नीचे उबलने लगी। यह आदमी मुझे परेशान कर रहा है। उसने धीरे से सांस छोड़ी, उसकी आवाज़ संतुलित लेकिन तीखी थी। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बहका रहा हूँ। ठीक है, लेकिन क्या तुम यहाँ बाकी सभी के लिए भी यही कह सकते हो? तुम्हें कैसे पता कि जब तुम्हारी पीठ होगी तो वे पहले हमला नहीं करेंगे? माहौल में तनाव गहराता गया, छात्र एक दूसरे को सावधानी से देखने लगे। संदेह जंगल की आग की तरह फैल गया, जिससे उनके बीच बनी नाजुक दोस्ती टूटने का खतरा पैदा हो गया। डेमन की नज़र उन पर पड़ी, उसकी गहरी मुस्कान लौट आई और उसने अराजकता के बीज बो दिए। डेमन के शब्द समूह में जहर की तरह फैल गए और संदेह और अविश्वास के बीज बो दिए। सिल्विया ने शुरुआत में जो भाईचारा बढ़ाया था और ऑटोमेटा के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया था, अब वह बेमानी लग रहा था। डेमन ने जो कठोर सच्चाई पेश की थी, उसे नकारा नहीं जा सकता था और हर कोई पास होना चाहता था और सभी के लिए पर्याप्त अंक नहीं थे। वह बढ़ते तनाव के केंद्र में खड़ा था, उसकी आवाज़ ठंडी और अविचल थी। दुनिया न्यायपूर्ण नहीं है, यहाँ जीतना ही एकमात्र नियम है। अगर आप सम्मान की थोड़ी बहुत भावना को बचाए रखना चाहते हैं तो आगे बढ़िए। बस यह उम्मीद मत कीजिए कि यह आपको बचा लेगी। उनकी उंगली उन छात्रों की ओर इशारा कर रही थी जो पीछे रह गए थे और कमजोर ऑटोमेटा से लड़ रहे थे। आप हमेशा रैंकिंग में सबसे नीचे रहेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप में शीर्ष स्थान के लिए लड़ने की हिम्मत नहीं है। उसने अपना ध्यान इवांगेलिन की ओर लगाया, उसकी आवाज़ में उपहास की भावना थी। और तुम, उसने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, सबसे अव्वल छात्रा। क्या तुम्हें उनकी परवाह है? नहीं, तुम शुरू से ही अंक बटोर रही हो। देखते हैं कि तुम में से किसी के पास उसके आधे अंक भी हैं या नहीं। तनाव तब और बढ़ गया जब डेमन ने पूरे समूह को संबोधित करते हुए अपनी आवाज़ ऊंची की। मैं यह नहीं कह रहा कि किसी को मार डालो, मैं तो ये कह रहा हूं कि चलो सब कुछ खुला छोड़ दें। ईश्वर करे कि सर्वश्रेष्ठ छात्र जीतें। समूह डगमगा गया, उन्होंने जो विश्वास का बंधन बनाया था वह अब कमजोर हो गया। लियोना ने अपनी गदा पर अपनी पकड़ मजबूत की और रक्षात्मक मुद्रा में आ गई। उसकी नज़रें अपने आसपास के सभी लोगों पर शक की निगाहों से घूम रही थीं, अविश्वास और भय ने उसके विवेक पर कब्जा कर लिया था। फराम हिचकिचाया, दूसरों के बीच नज़र दौड़ाए। उसकी सहज प्रवृत्ति आत्मरक्षा की गुहार लगा रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसका साथ दे। डेमन की तीखी नज़रों ने उनकी अनिश्चितता को भांप लिया। उसने अपना हाथ उठाया, एक जादुई गोली बुलाई और उसे कमज़ोर छात्रों में से एक पर चला दिया। छात्र का कंगन टूट गया और वह चिंगारियों के एक विस्फोट में गायब हो गया। यही सब कुछ था जो इसने लिया। लियोना दहाड़ उठी और अपने आसपास वालों पर गदा घुमाने लगी। अब पूरी तरह से संदेह से घिरे फराम ने हर दिशा में ज़मीनी कीलें छोड़ दी और जो भी उसके बहुत करीब आया, उसे निशाना बनाया। नैच ने दांत पीस लिए, उसकी आवाज़ अफरा तफरी में खो गई। क्या कर रहे हो? बंद करो ये पागलपन। लेकिन उनकी चीखें हिंसा के शोर में डूब गईं। इवांगेलिन ने अपनी हल्की तलवार उठाई, उसकी आवाज़ झगड़े से ऊपर उठ गई। रुको, रुको,
आओ इस बारे में सोचें। समूह में अराजकता बढ़ने के कारण उसकी अपील को नज़रअंदाज कर दिया गया। हताश होकर इवांगेलिन ने अपना जादू निष्क्रिय कर दिया। युद्ध क्षेत्र को रोशन करने वाली चमकदार रोशनी गायब हो गई, जिससे पूरा इलाका घने अंधेरे में डूब गया। लेकिन रोशनी के अभाव ने लड़ाई नहीं रोकी। जादू के विस्फोटों ने भयंकर चमक के साथ अंधेरे को रोशन कर दिया और हथियारों की टकराहट और दर्द भरी चीखों की आवाज़ें हवा में गूंजने लगीं। कोई अन्य विकल्प न होने पर उसने अपना जादू पुनः प्रज्वलित किया तथा युद्ध क्षेत्र को एक बार फिर प्रकाश से भर दिया। जब रोशनी लौटी तो ज़ैंडर की नज़र उस जगह पर पड़ी जहां कुछ पल पहले डेमन खड़ा था। वह जगह खाली थी। डेमन ग्रे जंगल में गायब हो गया था और पीछे सिर्फ अराजकता छोड़ गया था। ज़ैंडर ने अपना जबड़ा भींच लिया, उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। वह बेइज्जत, बेदर्द कुरूप। उसने अपने हथियार पर अपनी पकड़ मजबूत की और डेमन द्वारा मचाई गई तबाही पर नज़र डाली। उसे अपने अंतर्मन में एहसास हो रहा था, यह अभी खत्म नहीं हुआ था। डेमन ग्रे अभी तो बस शुरुआत ही कर रहा था और किसी को तो उसे रोकना ही होगा। डेमन उस दुष्ट जंगल के अंधेरे में एक अटपटी सी शालीनता से आगे बढ़ रहा था। रात का दमनकारी अंधेरा और खतरनाक वनस्पतियां उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थीं। वह अपने सर्वदिशात्मक गियर की मदद से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर सहजता से झूल रहा था और उस खतरनाक वातावरण में ऐसे चल रहा था मानो वह कोई अच्छी तरह से चलने वाला रास्ता हो। फिर भी उनकी आत्मविश्वास भरी प्रगति के बीच दो चीजें उन्हें परेशान कर रही थीं। पहली तो थी उसकी पूरी आत्मा को नोचने वाली, पागल कर देने वाली भूख। यह उसके मन में कपटपूर्ण ढंग से फुसफुसा रही थी, उसे वापस लौटने और इवांगेलिन का कत्ल करने के लिए उकसा रही थी ताकि उसकी परछाई उसके शरीर और आत्मा पर दावत उड़ा सके। इस विचार मात्र से ही एक अनैच्छिक सिहरन पैदा हो गई। दूसरा दृश्य कहीं अधिक भयावह था, सिल्विया के चेहरे पर वह भाव जो उसने उसे समाप्त करते समय बनाए रखा था। डेमन ने अपना सिर जोर से हिलाया, मानो ये कार्य उसे ऐसे विचारों से छुटकारा दिला देगा। उसके बारे में सोचना बंद करो, उसने खुद से कहा। उसकी आवाज़ कठोर थी। वह सभी अनावश्यक भावनाओं को दूर भगाना चाहता था ताकि ठंडे तर्क उसे राह दिखा सकें। लेकिन मानव हृदय एक जटिल चीज़ है और कोई भी मानसिक अनुशासन उसके किए को मिटा नहीं सकता था। पहले उसके पश्चाताप रहित कौशल ने उसके विवेक को कुंद कर दिया था, लेकिन अब जब वह निष्क्रिय हो गया था तो उसके पास अपने कर्मों का भारी बोझ रह गया था। कितना अविश्वसनीय हुनर है, वह बुदबुदाया, हालांकि उसका एक हिस्सा इसे स्वीकार कर चुका था। अपनी भावनाओं का सामना करना शायद जरूरी था, लेकिन अभी समय नहीं था। उसके हाथ में एक काम था, एक जंगल जलाना और एक मिशन ये सुनिश्चित करना कि बाकी सभी छात्र आग की लपटों में जलकर राख हो जाएं। आधी रात तेजी से नजदीक आ रही थी और उसके पास अपनी योजना को अंजाम देने के लिए बस कुछ ही घंटे बचे थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। डेमन एक संकरी धारा के किनारे शान से उतरा, जिसका टपकता पानी चांदनी की हल्की चांदी जैसी किरणों को प्रतिबिंबित कर रहा था। ये धारा आगे नदी से जुड़ी हुई थी, लेकिन यह इतनी गहरी थी कि आग की लपटों के जंगल में समा जाने के बाद वह उसमें डूब सकता था। उसकी योजना स्पष्ट थी, जल उत्सव कौशल का उपयोग करके पानी के नीचे रहना, जबकि आग और धुआं बाकी सभी को बाहर निकाल देते या खत्म कर देते। जलती हुई जहरीली वनस्पतियां किसी के लिए भी बच निकलना लगभग असंभव बना देतीं। वह मन ही मन मुस्कुराया। मूल्यांकन का पहला नियम कहता था कि कुछ भी और सब कुछ चलेगा, जादुई कलाकृतियों के उपयोग को छोड़कर। मुझे यकीन है कि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि पूरा जंगल आग की चपेट में आ जाएगा। झुककर डेमन ने जंगल की काली मिट्टी का एक मुट्ठी भर टुकड़ा उठाया और उसे अपनी उंगलियों से छानने लगा। हल्की हवा के झोंके ने मिट्टी के कणों को बिखेर दिया, जिससे हवा की दिशा का पता चल गया। एकदम सही। घने जंगल से होकर गुजरती हवा आग को तेजी से और बेरहमी से फैला रही थी। पास ही उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। एक अस्थायी पाइपलाइन रस से भरपूर पेड़ों और तेल की लताओं के घने समूह तक जाती थी। और भी ज्यादा, उसने सबसे ज्वलनशील हिस्सों पर शहद लगाया था और उनमें ड्रैगन की सांसें मिला दी थीं। वाष्पशील मिश्रणों से भरे छिपे हुए बैरल विस्फोट के लिए तैयार थे। एक बार जब वह किसी बड़े ज्वलन बिंदु पर आग लगा देता तो आग को रोकना नामुमकिन होता। और मैं ये तब करूंगा जब वे एक दूसरे से लड़ने में व्यस्त होंगे, उसने धीरे से कहा। उसके होठों के कोनों पर गहरी मुस्कान आ गई। डेमन ने एक छोटा सा चकमक पत्थर निकाला और उसे सूखे पत्तों और टहनियों के एक बंडल पर सुलगाया। उसकी एकवर्णी दृष्टि में रंगहीन एक छोटी सी आग भड़क उठी। उसकी परछाई बेतरतीब ढंग से ऐंठ रही थी, कुछ देर के लिए रुक गई थी क्योंकि वह अपनी सीमित मानसिक शक्ति को अपने सूक्ष्म कार्य पर केंद्रित कर रहा था। उसने एक जलती हुई टहनी उठाई जिसकी लपटें धीरे धीरे चटक रही थीं और अपने एक चिन्हित ज्वलन बिंदु की ओर बढ़ा। तेल की लताओं और अजगर की सांसों से भरा एक खोखला पेड़।
जैसे जैसे वह पास आता गया, उसके कदम सोच समझकर चलते रहे, उसकी हर हरकत सटीक थी। बस यही है, वह खोखले पेड़ को घूरते हुए बुदबुदाया। देखते हैं वे इससे कैसे बच पाते हैं। डेमन खोखले पेड़ के पास पहुंचा, उसके कदम सोच समझकर बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही वह आग जलाने ही वाला था, हवा में एक सूक्ष्म बदलाव ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। जमीन पर पड़े पत्ते किसी अदृश्य शक्ति से हिलते हुए अस्वाभाविक रूप से हिल गए। इसके बाद एक क्षण में ही डेमन पीछे की ओर पलट गया और अपने पैरों पर शानदार तरीके से उतरा, जबकि उसके सामने का पेड़ जोर से उखड़कर नदी में जा गिरा था। ये पूरी घटना तात्कालिक थी, इतनी अचानक कि यदि उसके अंदर व्याप्त छाया भूख के कारण उसके आंकड़े नहीं बढ़ते तो वह उसी समय बाहर हो जाता। डेमन शांति से मुड़ा, उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी, उसकी निर्ममता की कुशलता ने उसके मन में आने वाली किसी भी घबराहट या गुस्से को दबा दिया। उसने अपने अप्रत्याशित प्रतिद्वंद्वी की उग्र निगाहों का सामना करते हुए धीरे से आह भरी। वे मुझे कभी भी आपके जैसा नहीं बना सकते, ज़ैंडर रेवेंसक्रॉफ्ट। उसके सामने ज़ैंडर नामक एक युवक खड़ा था, जिसके बिखरे हुए भूरे बाल थे और चेहरे पर गहरी नाराजगी साफ झलक रही थी। इसी तरह, तुम गद्दार कुत्ते, ज़ैंडर ने घृणा से भरी आवाज में कहा। पब फ्यूचर एड्स। जलती हुई टहनियों की मंद रोशनी उनके चेहरों पर छाया बिखेर रही थी, टिमटिमाती लपटें जंगल पर एक भयानक चमक बिखेर रही थीं। तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? ज़ैंडर ने पूछा, उसकी तलवार उठी हुई थी, वह हमला करने के लिए तैयार था। डेमन ने फिर आह भरी, उसकी आवाज़ संयमित और उदासीन थी। तुम्हें इससे क्या लेना देना? ज़ैंडर की आंखें सिकुड़ गईं, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। डेमन ने उत्सुकता से अपना सिर थोड़ा झुकाया, तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? जंगल तो अंधेरा है, तुम्हें पता है न? ज़ैंडर की तलवार पर पकड़ मजबूत हो गई और उसने जवाब दिया, मुझे पता था कि तुम कुछ करने की योजना बना रहे हो। डेमन ने सोचते हुए सिर हिलाया, मैं समझ गया। मुझे किसने पकड़ लिया? ज़ैंडर की नज़रें तेज हो गईं, तुम बहुत जल्दी मान गईं। माफ़ कीजिए, डेमन ने भौहें उठाईं। आपने पार्टी बनाने के लिए बहुत जल्दी हामी भर दी, ज़ैंडर ने संदेह से भरी आवाज़ में समझाया। आप पूरे दिन असामान्य रूप से सहयोगी रहे। डेमन के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं समझ गया, मेरे लिए यह असामान्य था। आमतौर पर, मैं ऐसा नहीं करता। ज़ैंडर, क्या तुम मुझसे इतने प्रभावित हो? ज़ैंडर का जबड़ा निराशा से कस गया। नहीं, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। मुझे नहीं पता तुम क्या योजना बना रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें रोक दूंगा। डेमन शांत रहा, उसने अपनी उंगलियां मुंह पर रखीं और तेज सीटी बजाई। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम डॉट रेवेंसक्रॉफ्ट। ज़ैंडर सख्त हो गया, उसकी आंखें और भी सिकुड़ गईं। तुम क्या चाहते हो? क्या तुम आत्मसमर्पण कर रहे हो? डेमन ने अपना सिर हिलाया, उसकी आंखों में खुशी की झलक झलक रही थी। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा था, ज़ैंडर रेवेंसक्रॉफ्ट। मैं उस रेवेंसक्रॉफ्ट की बात कर रहा था। ज़ैंडर कुछ कह पाता, उससे पहले ही एक कौवा अंधेरे से नीचे झपटा, उसके पंख हवा में एक भूतिया अंदाज में फैल रहे थे। उसने डेमन द्वारा तैयार की गई जलती हुई टहनियों में से एक को झपट लिया और रात में गायब हो गया। डेमन हल्के से मुस्कुराया, अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ज़ैंडर की नज़रें आसमान की ओर उठीं, उसकी नाक फड़कने लगी क्योंकि उसे ड्रैगन की सांसों की हल्की लेकिन साफ गंध आ रही थी। तुम क्या योजना बना रहे हो, कुत्ते? डेमन भावशून्य था, कुछ खास नहीं, लेकिन अगर तुम्हें जानना ही है, तो मैं इस पूरी जगह को जलाकर राख कर दूंगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो भागना शुरू कर देता। ज़ैंडर हिचकिचाया, उसकी नज़र उस जगह पर घूम रही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि इस जगह से ड्रैगन की सांसों की बदबू आ रही है। लेकिन तुम उस जंगल में आग तो नहीं लगाओगे जिसमें तुम हो। तुम झूठ बोल रहे हो। डेमन की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। मुझे आजमाओ। उसी क्षण, दूर से, कौवे ने अपनी जलती हुई टहनी एक ज्वलन बिंदु पर गिरा दी। लपटें तुरंत भड़क उठीं, ऊपर की ओर उठीं और निर्धारित मार्ग पर तेजी से फैल गईं। हवा आग को अपने साथ ले गई, एक के बाद एक पेड़ जलाती गई, जब तक कि अंधेरे जंगल में लाल रंग का एक समुद्र न समा गया। डेमन ने अपना हाथ उठाया और गंभीर संतुष्टि की भावना के साथ आग को फैलते हुए देखा। मैंने अभी किया। प्रलय कैलेंडर के वर्ष 456 में वाल्थेरॉन के सम्राट रासनेट ने दुष्ट वन को जलाने का आदेश दिया। इस निर्णय ने उनके शाही मंत्रिमंडल को विभाजित कर दिया। अपने खतरों और कथित आर्थिक मूल्य के लिए कुख्यात इस जंगल को गर्मियों के दौरान आग लगा दी गई। हालांकि बाहरी क्षेत्र बिना किसी प्रतिरोध के जल रहे थे, लेकिन लपटें जंगल के भीतरी गर्भगृह को भेदने में विफल रहीं। ये तो बस आपदाओं के सिलसिले की शुरुआत थी। जलती हुई वनस्पतियों से निकला जहरीला धुआं अम्लीय वर्षा में बदल गया, जिससे फसलें तबाह हो गईं और खाद्यान्नों की कमी हो गई।
जंगल के किनारों से राक्षस आग की लपटों से विस्थापित होकर आसपास की मानव बस्तियों में घुस आए। इस भीषण मृत्यु और विनाश ने प्राचीन अंधकार में आत्मा राशि इग्नात को बुला लिया, जिसके कहर ने हजारों लोगों की जान ले ली। उसके बाद उसे काबू किया गया। जले पर नमक छिड़कते हुए जंगल के झुलसे हुए इलाके कुछ ही दिनों में फिर से उगाए और अब आग से उपजी वनस्पतियों से लबालब हो गए, मानो साम्राज्य के प्रयासों का मजाक उड़ा रहे हों। दुष्ट जंगल ने एक बार फिर अपनी चिरस्थायी चुनौती फुसफुसाते हुए कहा, हिम्मत है तो आओ। हस्ताक्षरित इंपीरियल विद्वान कैम वैन व्लादिमीर। डैमन ने अपने आसपास के जंगल को आग की लपटों में जलते हुए देखा और मंद मंद मुस्कुराया। वाल्थरॉन साम्राज्य की ऐतिहासिक भूल ने विडंबनावश उसकी योजना का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। अगर जंगल के पुनर्जन्म के बाद आग से जुड़ी वनस्पतियां न होतीं, तो ऐसी आग लगना नामुमकिन होता। संभावित नतीजों के बारे में डैमन चिंतित नहीं था। जंगल के चारों ओर लगी दीवार ने आग की लपटों और उसके परिणामों को नियंत्रित रखा। वाल्थेरॉन, एक शक्तिशाली साम्राज्य, ने अपने पूर्वजों की गलतियों से सीख लेते हुए जंगल की अस्थिर प्रकृति को नियंत्रित करने के तरीके बहुत पहले ही विकसित कर लिए थे। डैमन जिस ज्ञान पर निर्भर था वह दूसरे साल की अध्ययन सामग्री से आया था, जिसे उसने मार्कस की योजनाओं की बदौलत जल्दी ही सीख लिया था। ज़ैंडर जैसे कुलीन व्यक्ति के लिए ऐसी कहानियां आम जानकारी होनी चाहिए थीं। डैमन ने सोचा, वाल्थेरॉन शाही परिवार ऐसी भूल को सार्वजनिक रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने देगा जब तक कि उनके पास इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का कोई तरीका न हो। तथ्य यह है कि यह पाठ्य पुस्तक में है, इसका अर्थ यह है कि यह उनकी दुष्प्रचार मशीन का हिस्सा है। ये दुनिया को ये दिखाने का उनका तरीका था कि अब उनके पास जंगल को नियंत्रित करने के तरीके हैं। उसने ये सोचकर अपना सिर हिलाया, जबकि ज़ैंडर स्तब्ध मौन खड़ा रहा। उसकी निगाहें लाल लपटों के उस समुद्र पर टिकी रहीं जो उनके चारों ओर के अंधेरे को निगल रहा था। विस्फोटों की गूंज जंगल में गूंज रही थी और आग चारों दिशाओं में फैल रही थी, जिससे एक आग का घेरा बन गया जिसने उन्हें घेर लिया। भीषण गर्मी और धधकते अंगारों ने रात को अफरा तफरी में रंग दिया था। ज़ैंडर ने डैमन की ओर रुख किया, उसके चेहरे पर अविश्वास और बढ़ता गुस्सा था। पागल हो, तुमने ये सब सिर्फ जीतने के लिए किया। गर्मी के असहनीय हो जाने पर भी डैमन का शांत स्वभाव नहीं डगमगाया। ज़ैंडर की आवाज़ तेज हो गई, कैसे, कब, क्यों? डैमन ने आह भरी, उसका स्वर लगभग उबाऊ था। मैं परीक्षा से बहुत पहले यहाँ था। इससे आपके कैसे और कब का जवाब मिल गया। वह रुका, उसकी परछाई उसके पीछे बेतरतीब ढंग से टिमटिमा रही थी। और क्यों? वह मुस्कुराया, मान लीजिए कि मेरे पास जीतने के लिए आप में से किसी से भी ज्यादा कारण थे। लपटें धीरे धीरे करीब आ रही थीं, उनके चेहरे पर स्पष्ट उभार था। एक का भाव शांत और अस्पष्ट था, जबकि दूसरा क्रोध और अविश्वास से भरा हुआ था। वरना वह अपनी जान जोखिम में क्यों डालता? सब कुछ मध्य सेमेस्टर मूल्यांकन पर निर्भर था। अगर उसने अभी हार मान ली, अगर उसने हाथ खड़े करके आत्मसमर्पण कर दिया, तो सब खत्म हो जाएगा। निष्कासन उसके ऊपर गिलोटिन की तरह मंडरा रहा था, और निष्कासन से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। डैमन ने अकादमी में दाखिले के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उसने संघर्ष किया और योजनाएं बनाकर इस मुकाम तक पहुंचा था। वह ये सब बिखरने नहीं देना चाहता था, और मैं किसी अन्य रईस को मुझ पर अंतिम हंसी नहीं करने दूंगा। उसने कड़वाहट से सोचा। उसके दिमाग में एक विशेष चेहरा कौंध रहा था, केल ब्लैकथॉर्न की ठंडी, तिरस्कारपूर्ण अभिव्यक्ति। ज़ैंडर ने अपनी तलवार थोड़ी नीचे कर ली, उसके चेहरे पर झिझक की झलक दिखाई दी। तुम सचमुच पागल हो गए हो। उसने अपना सिर हिलाया, मानो सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। और सिल्विया के बारे में क्या ख्याल है? उसने तुम पर भरोसा किया, डैमन। उसका नाम सुनते ही डैमन के सीने में एक जोरदार मरोड़ सी उठी। हालांकि उसकी बेरहमी की कला ने उसकी भावनाओं को कुंद कर दिया था, फिर भी उसका नाम चुभ रहा था। उसने आह भरी और खुद को शांत स्वर में बोलने के लिए मजबूर किया। पब फ्यूचर एड्स, मैंने ये उसके भले के लिए किया, उसने संयमित स्वर में कहा। सिल्विया ऐसी इंसान नहीं है जो अपने साथियों से मुंह मोड़ ले। मैंने उसे उस दर्द से बचाया। ज़ैंडर के दांत जोर से बजने लगे जब उसने डैमन को घूरा। तो यही तुम्हारा बहाना है? उसने थूका। फिर उसने मजाक उड़ाया। शुक्रिया, किस लिए? डैमन ने पूछा, उसका स्वर लगभग उपहासपूर्ण था। ज़ैंडर ने अपनी तलवार फिर से उठाई, उसकी पकड़ मजबूत हो गई। मैं तुम्हें भी वही घृणित कूड़ा समझता था। डैमन ने जवाब में अपनी तलवारें उठाते हुए हंसते हुए कहा। उन्होंने जवाब दिया, यह उस आदमी की ओर से है जिसने मुझ पर बिना बताए हमला किया। डैमन ज़ैंडर के बारे में चिंतित नहीं था। सामान्य परिस्थितियों में वह ये जानते हुए भी भाग जाता कि लड़ाई जीतना असंभव है। लेकिन आज स्थिति अलग थी। आज परिस्थितियां उसके पक्ष में थीं।
उसकी छाया भूख बहुत ज्यादा थी, जिससे उसके आंकड़े काफी बढ़ गए थे। इस अवस्था में वह अपने सबसे मजबूत रूप में था, हालांकि उसकी मानसिक शक्ति कुछ कमजोर पड़ गई थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब क्रूर शक्ति किसी भी प्रतिद्वंद्वी को कुचल सकती है तो तर्क की क्या जरूरत। उसने अपने दांत पीस लिए। ज़ैंडर के साथ उसके अतीत की यादें उसके दिमाग में तूफान की तरह कौंधने लगीं। वो सारी बार जब उसकी उपेक्षा की गई, वो सारी बार जब उसे पहचानने लायक भी नहीं समझा गया, और वो सारी बार जब उसे कीड़ा कहा गया। लेकिन अब उसके पास शक्ति थी। ये सच है कि एक कीड़ा किसी विशालकाय को नहीं हरा सकता, लेकिन एक भूखी परछाई उसे गिरा सकती है। ये जादुई तोपखाना नहीं है, ज़ैंडर, डेमन ने धीमी और जहरीली आवाज में कहा। इस बार मैं तुम्हें दिखा दूंगा। मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि तुम ही कीड़े हो, तुम्हारे शरीर की हर हड्डी तोड़कर। आज के बाद तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे। डेमन की तीखी नज़रों से मिलते ही ज़ैंडर की आंखें सिकुड़ गईं। डेमन की निगाहों में एक ठंडी धमकी थी, मानो ज़ैंडर में डेमन के हर उस गिले शिकवे, हर उस अपमान का साया हो जो उसने कभी सहा था। लेकिन ज़ैंडर के मन में भी कुछ द्वेष था। वह आम लोगों से घृणा करता था, और उसकी नफरत बेबुनियाद नहीं थी, उसकी जड़ें थीं। उसके पास तिरस्कृत महसूस करने के कारण थे। इस आदमी, इस संकर जाति के व्यक्ति की हिम्मत कैसे हुई कि वह उसे बदनाम करे, जबकि डेमन ही वह व्यक्ति था जिसने बिना किसी सम्मान या पश्चाताप के अपने दोस्त की पीठ में छुरा घोंपा था। मुझे कोई आपत्ति नहीं, ज़ैंडर ने आगे बढ़ते हुए तलवार उठाए और गुर्राया। मैं तो वैसे भी तुमसे लड़ना चाहता था। तुम मेरी हड्डियां चाहते हो। मैं तुम्हारी हड्डियां कुचल दूंगा और तुम्हें तुम्हारी जगह पर खड़ा कर दूंगा, तुम बेइज्जत घमंडी कुत्ते। जंगल के एक दूसरे इलाके में डेमन द्वारा जलाई गई आग से ज्यादा दूर नहीं एक पहाड़ी खड़ी थी। पहाड़ी पर पेड़ों की कोई कमी नहीं थी, और वह इलाका इवांगेलिन द्वारा बनाए गए प्रकाश के दीप्तिमान गोलों से जगमगाते एक अस्त-व्यस्त युद्ध क्षेत्र जैसा लग रहा था। ये गोलक दुष्ट जंगल के अंधेरे को दूर भगा रहे थे और देर रात होने के बावजूद युद्ध क्षेत्र को कृत्रिम दिन के उजाले से नहला रहे थे। इवांगेलिन की तलवार अभी भी उसके प्रकाश जादू की आभा से चमक रही थी। उसका माथा पसीने से तर था, और अपनी जादू को सक्रिय रखने के लिए उसे जो मेहनत करनी पड़ रही थी, उससे उसकी सांसें फूल रही थीं। यह एक खुला, अराजक संघर्ष होना था जहां हर छात्र अपनी जीत के लिए होड़ लगा रहा था। लेकिन रास्ते में कहीं न कहीं स्थिति बदल गई थी। बाकी छात्र जिन्होंने उस कठिन प्रवेश परीक्षा में अपनी योग्यता साबित की थी, अपने मतभेदों को दरकिनार कर उसे निशाना बनाने लगे थे। नंबर 1 छात्र, क्या ये भी तुम्हारी योजना का हिस्सा है, डेमन? उसने धीमे स्वर में कहा, उसकी आवाज में थकान और हताशा झलक रही थी। लड़ाई छोटी जरूर थी, लेकिन जबरदस्त थी। उसके प्रतिद्वंद्वी कमजोर नहीं थे, वे अकादमी के सबसे बेहतरीन छात्र थे। इवेंजेलिन ने उनका डटकर सामना किया था, उसके जादू और हुनर ने उसे हमले से बचाए रखा था, लेकिन उसकी ताकत की भी अपनी सीमाएं थीं। उसने अपने कंगन की तरफ देखा। अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद उसके पास अभी भी पर्याप्त अंक नहीं थे। वे वास्तव में कितने लोगों से यह परीक्षा पास करने की उम्मीद करते हैं? उसने आश्चर्य से पूछा, उसके स्वर में निराशा स्पष्ट थी। अकादमी ने मूल्यांकन को बेहद कठोर बनाया था। पास होने के लिए एक प्रतिभागी को 3000 अंक चाहिए थे, एक ऐसी सीमा जो व्यावहारिक रूप से गारंटी देती थी कि केवल कुछ ही लोग पास हो पाएंगे। अंक केवल अन्य प्रतिभागियों के कंगन नष्ट करके ही प्राप्त किए जा सकते थे, जिससे किसी भी प्रकार का गठबंधन क्षणभंगुर हो जाता था। परीक्षा की संरचना केवल ताकत का ही मापदंड नहीं थी, बल्कि रणनीति, चतुराई और जीवित रहने की क्षमता का भी मापदंड थी। इस गति से तो केवल 2 या शायद 3 लोग ही गुजरेंगे, उसने गंभीरता से सोचा। जब तक कोई प्रतिभागी पर्याप्त कंगन तोड़कर जरूरी अंक जमा कर लेता, तब तक वह आवश्यक सीमा से कहीं आगे निकल चुका होता था। ये व्यवस्था पूर्ण प्रभुत्व को प्रोत्साहित करती थी, और अब इवांगेलिन को एहसास हुआ कि डेमन ने इसे शुरू से ही समझ लिया था। उसे यह कब से पता चला? वह बुदबुदाई, उसकी पकड़ उसकी चमकती हुई तलवार पर मजबूत होती जा रही थी। जहां बाकी सब ऑटोमेटा और तात्कालिक खतरों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, वहीं डेमन व्यापक परिदृश्य पर ध्यान दे रहा था। उसने सभी को मात दी और खुद को अंतिम लाभ के लिए तैयार किया। इवेंजेलिन ने अपना सिर हिलाया, वह यह मानने को तैयार नहीं थी कि डेमन ने ऐसा बिना कारण किया है। सिल्विया अपने साथियों के खिलाफ इस तरह से नहीं मुड़ती, उसने धीमे स्वर में कहा, उसकी आवाज में दृढ़ता थी। सिल्विया के विश्वासघाती भाव की याद, डेमन के व्यवहार से बिल्कुल उलट। उसने अपने होंठ काट लिए, विश्वासघात का बोझ उसके कंधों पर भारी पड़ रहा था। फिर भी उसने जो किया वो भयानक था, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज में गुस्सा और उदासी घुली हुई थी। उसकी मुट्ठियां भींच गईं, उसका जादू कुछ देर के लिए भड़क उठा, और उसकी भावनाएं उसे अभिभूत करने लगीं।
उसे माफ़ी मांगनी होगी, लेकिन ये कहते हुए भी वह जानती थी कि डेमन अपने किए पर पछताने वाला नहीं है जब तक कि उसके पीछे कोई गहरी वजह न हो। और इस विचार ने सबसे ज्यादा उसे उलझन में डाल दिया। उसने एक हमले को चकमा दिया और प्रकाश जादू से ओतप्रोत एक वार किया। उसकी प्रतिद्वंद्वी उसकी दीप्तिमान शक्ति से भस्म होकर तुरंत गायब हो गई। इवांगेलिन ने आह भरी और क्षण भर के लिए अपनी तलवार नीचे कर ली। उसने बहुत पहले ही उनसे तर्क करने का विचार त्याग दिया था। डेमन ने विश्वास के ढांचे को पूरी तरह से तोड़ दिया था। इससे पहले कि वह दोबारा वार करती, किसी चीज ने उसका ध्यान खींचा, हवा से आती एक हल्की तीखी गंध। उसने अपनी नज़र ऊपर की ओर घुमाई तो देखा कि आसमान से धीरे धीरे काले धब्बे नीचे तैर रहे हैं। उसने एक कण को छुआ और उसकी अजीब गर्माहट महसूस की। क्या ये? उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये राख है। उसने सिर ऊपर उठाया और आसपास का नज़ारा देखा। दूर से उसे पेड़ों के बीच से एक लाल रंग की चमक रेंगती हुई दिखाई दी। लाल अंगारे क्षितिज पर बिखर गए, तेजी से पास आ रहे थे। हवा उनके आग के झोंके को ऐसे आगे बढ़ा रही थी जैसे किसी विनाश का संकेत हो। यह आग है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी सांस अटक रही थी। उसके अपने प्रकाश जादू ने युद्धभूमि को इतनी तीव्रता से प्रकाशित कर दिया था कि उसे उस बढ़ती हुई आग का पता ही नहीं चला। अब पूरा जंगल जल रहा था और आग उस पहाड़ी की ओर बढ़ रही थी जहां वे खड़े थे। युद्धभूमि की ओर मुड़ते हुए उसकी आवाज़ कांप उठी। रुको सब, लड़ना बंद करो। पब फ्यूचर विज्ञापन। लेकिन हिंसा के शोर में उसकी चीखें दब गईं। उसने आसपास नज़र दौड़ाई, जाने पहचाने चेहरों की तलाश में। ज़ैंडर जा चुका था, वह कब का गायब हो गया था। दूसरी ओर लियोना अभी भी पागलपन की हद तक क्रूरता से लड़ रही थी। रुको, कृपया मेरी बात सुनो। आग, रुको। उसकी कोई भी विनती अनसुनी हो गई। इस पल में नंबर 1 छात्रा होने का उसका दर्जा कुछ भी मायने नहीं रखता था। वह शक्तिहीन थी। इस एहसास ने उसे मानो एक शारीरिक आघात पहुंचाया। उसने अपने भीतर कुछ गहराई से बदलते हुए महसूस किया, मानो उसकी आत्मा का एक हिस्सा नंगा हो गया हो। उसका जादू लड़खड़ा गया, उसके शरीर में मन का प्रवाह सूक्ष्म लेकिन गहन रूप से बदल रहा था। ये सिर्फ उसका शरीर ही नहीं था, उसकी मानसिकता भी विकसित हो रही थी, अपने आसपास की अराजकता के साथ तालमेल बिठा रही थी। इवांगेलिन कांपते हुए घुटनों के बल गिर पड़ी। मैं कितनी शक्तिहीन हूँ, उसने सोचा। उसकी निराशा उसे खाए जा रही थी। वह अपनी ही रोशनी से अंधी हो गई थी। लेकिन तभी उसकी नज़र अपने बनाए प्रकाश के गोलों पर पड़ी, जो उसकी शक्ति और नियंत्रण के प्रतीक थे। धीरे धीरे वह अपने पैरों पर खड़ी हुई, उसका मन नई तीव्रता से कांप रहा था। उसके अंदर दृढ़ संकल्प की लहर दौड़ गई। उसने अपना हाथ उठाया और एक ही झटके में अपने चारों ओर की सारी बत्तियां बुझा दीं। युद्ध क्षेत्र में अंधेरा छा गया। युद्ध थम गया और छात्रों ने स्तब्ध और हतप्रभ होकर लाल क्षितिज की ओर अपनी आंखें घुमाईं। उनमें से सबसे मूर्ख भी अब देख सकता था, जंगल जल रहा था। इवांगेलिन अंधेरे में खड़ी थी, उसकी आकृति दूर से आती लपटों के बीच घिरी हुई थी। एक हल्की सी गुनगुनाहट उसके शरीर में गूंज रही थी, जो उसके हृदय तक पहुंच रही थी। उसने महसूस किया, यही प्रथम श्रेणी की उन्नति का आह्वान था। वह किसी महानतम चीज की कगार पर थी, जो उससे बहुत ही कम बाधाओं से अलग थी। सच्चाई का एहसास होते ही उसका दिल जोर से धड़क उठा। अपनी जागृति पर सोचने का समय नहीं था। नरक करीब आ रहा था और जहरीला धुआं पहले से ही उनकी ओर बढ़ रहा था। अकादमी की सुरक्षा करने वाले अवरोधक गुंबद के नीचे जमा हो रहा था। क्या हो रहा है? जंगल में आग लगी है। हम क्या करें? मूल्यांकन के बारे में क्या? इसकी परवाह किसे है? हमें यहाँ से निकलना होगा। जैसे जैसे धुआं घना होता गया और हवा में घुटन भरा भारीपन भरता गया, छात्रों की घबराहट बढ़ती गई। वनस्पतियों के दहन से एक जहरीला बादल निकला था और उनके ऊपर लगे अवरोध ने यह सुनिश्चित कर दिया था कि यह फैलने से पहले केवल कुछ ही दूरी तक ऊपर उठेगा। इवांगेलिन ने अपने होंठ काटे, उसका मन तेजी से दौड़ रहा था। फिर एक निर्णायक कदम के साथ उसने अपनी तलवार उठाई, जिसकी चमक अंधेरे को चीरती हुई सबकी नज़रों को अपनी ओर खींच रही थी। मेरी बात सुनो, उसने दृढ़ता और आदेशात्मक स्वर में कहा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जंगल में आग लग गई है। धुआं जहरीला है और हालांकि हम जादू से आग बुझाने की कोशिश कर सकते हैं, हम में से ज्यादातर के पास पानी या बर्फ के गुण नहीं हैं। लंबी लड़ाई के बाद हमारा मानस भंडार पहले ही कम हो रहा है। अगर हम रुके तो हमारा दम घुट जाएगा। वह रुक गई, उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। हम केवल एक ही काम कर सकते हैं। हमें हार मान लेनी चाहिए। हमें सुरक्षा ब्रेसलेट का उपयोग करना चाहिए और यहाँ से सुरक्षित स्थान पर टेलीपोर्ट होना चाहिए। टेलीपोर्ट से बाहर? हार मान लो। वह किस बारे में बात कर रही है?
वह तो बस सारे अंक हड़पने की कोशिश कर रही है। ये शीर्ष छात्र सोचते हैं कि वे हमसे बेहतर हैं। डेमन की चालाकी ने उनके मन में जहर भर दिया था। उसने अव्वल छात्रों के प्रति ईर्ष्या का इस्तेमाल करके उनमें फूट डालने के लिए उनके मन में असंतोष के बीज बो दिए थे। इवांगेलिन ये बात अच्छी तरह जानती थी। अकादमी के पदानुक्रम, अलग अलग छात्रावास, बेहतर सुविधाएं और अव्वल छात्रों को मिलने वाले विशेष लाभ ने समय के साथ इस असंतोष को बढ़ावा दिया था। इवांगेलिन को अगर पहले ही यह स्पष्टता न मिली होती तो वह असमंजस में पड़ जाती। अपनी कक्षा की जागृति के इतने करीब खड़ी होकर उसने दुनिया को अलग नजरिए से देखा। डेमन के शब्द उसके मन में गूंज रहे थे, उसका दर्शन बेचैन करने वाला फिर भी निर्विवाद था। न्याय को सही होने के लिए मजबूत होना चाहिए, यह उसके दर्शन के प्रति उसका तर्क था। उसने बड़ी ही सूक्ष्मता से इस बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया कि वह न्याय को कितना सुंदर मानती है। अगर वह न्याय चाहती थी तो उसे ताकत की जरूरत थी, कुछ करने की ताकत, वो करने की ताकत जो दूसरे नहीं करते, कठिन फैसले लेने की ताकत। न्याय सिर्फ अंधा ही नहीं था, वह क्रूर भी हो सकता था। वह क्रूर था। उसका संकल्प और दृढ़ हो गया। उसने अपनी तलवार उठाए, उसे सीने में घोंपने से पहले उसे ऊंचा उठाया। उसका जादू उसके दिल में उतर गया, दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया। फिर भी वह अडिग, अटल खड़ी रही। हमें मूल्यांकन छोड़ना होगा, उसने कहा। उसकी आवाज़ स्थिर थी, जबकि उसका शरीर प्रकाश की अनगिनत चिंगारियों में विलीन होने लगा था। वरना ब्रेसलेट सक्रिय हो गया, जिससे वह सुरक्षित स्थान पर पहुंच गई। उसे खुद को छुरा घोंपने की जरूरत नहीं थी, बस आत्मसमर्पण ही काफी होता। लेकिन वह चाहती थी कि वे देखें उसका संकल्प, उसका न्याय। वह स्वयं के प्रति भी निर्दयी थी। एक छात्र ने उसे गायब होते देखा, फिर उसकी नज़र बढ़ती आग की ओर पड़ी। उसकी आंखों में निराशा के आंसू उमड़ आए। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ, वह बुदबुदाया। एक एक करके उन्होंने भी ऐसा ही किया और अपनी हार स्वीकार करते हुए प्रकाश की चिंगारियों में विलीन हो गए। छात्रों के चेहरे पर कड़वाहट साफ दिखाई दे रही थी और वे नरक से बाहर आ गए। कुछ की आंखों में आंसू थे, जबकि कुछ को क्षणिक राहत का एहसास हुआ। वे जलते हुए जंगल से बाहर आ गए थे, उस क्रूर, अराजक उन्मुक्तता से दूर जिसने उन्हें उनकी सीमा तक धकेल दिया था। वे नदी के उस पार, धधकते जंगल से दूर प्रकट हुए। प्रोफेसर गंभीर भावों के साथ प्रतीक्षा में खड़े थे, उनकी उपस्थिति अव्यक्त निर्णय से भरी हुई थी। उनके साथ वे छात्र भी थे जिन्हें पहले ही निकाल दिया गया था, लेकिन सभी की निगाहें एक ही चीज पर टिकी थीं, जंगल के भीतर फैलती अराजकता को दर्शाने वाली तैरती हुई स्क्रीन। एक कोने में प्रोफेसर एमराल्डा छात्रों के बीच घूमकर चोटों की जांच कर रही थीं। खुशकिस्मती से सुरक्षा ब्रेसलेट ने अपना काम कर दिया था। ज्यादातर छात्रों को कोई चोट नहीं आई, बस कुछ खरोंचें और खरोंचें आईं। केल ब्लैकथॉर्न ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, उनके चेहरे पर अविश्वास और क्रोध का मिश्रण था। उसने वास्तव में ऐसा किया। उसने जंगल में आग लगा दी, उसने निराशा से भरी आवाज में कहा। वह अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो हैरान थे। प्रोफेसर अल्फ्रेड ने अपना सिर हिलाते हुए कड़वाहट से हंसी उड़ाई। हमने तिमाही सेमेस्टर के मूल्यांकन के बाद उसे कम करके आंका था। उसके पास कितनी क्षमता है, इस आधार पर उसका आकलन करना यह दूरदर्शिता थी। लेकिन यह चालाकी, निर्दयता, उसने ये सब कैसे रचा? प्रोफेसर क्रोम ने अपनी दाढ़ी को सहलाया, उनके होठों के कोनों पर एक जानबूझकर मुस्कुराहट उभरी। ये कैसे नहीं है, ये कब है? अल्फ्रेड की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम्हारा मतलब ये नहीं है? बिल्कुल नहीं। वो बच नहीं पाता। जैसे ही केल को यह एहसास हुआ, उसकी निगाहें धुंधली पड़ गईं। मुझे कोई और स्पष्टीकरण नहीं दिखता। उसने इसे अवरोध के विस्तार से पहले ही स्थापित कर दिया होगा, जब जंगल में अभी भी राक्षस रेंग रहे थे। प्रोफेसरों की चर्चा उतनी शांत नहीं थी जितनी उन्होंने सोची थी, और उनकी बातचीत के अंश आसपास के छात्रों तक पहुंच गए। बिल्कुल नहीं, वह पागल है। वह अभी भी जीवित कैसे है? राक्षसों को उसे मार देना चाहिए था। लेकिन प्रोफेसरों को अविश्वास की इन बड़बड़ाहटों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका ध्यान व्यापक परिदृश्य पर केंद्रित रहा। मूल्यांकन के लिए हम क्या करें? अल्फ्रेड ने केल की ओर देखते हुए पूछा। क्या हमें इसे रद्द कर देना चाहिए? उन दोनों के पास पहले से ही पास होने के लिए पर्याप्त अंक हैं। अगर हम इसे अभी समाप्त कर दें तो भी यह उचित होगा। केल ने अपने दांत पीस लिए। नियम साफ हैं, कुछ भी चलेगा, बशर्ते कोई जादुई कलाकृतियां इस्तेमाल न की जाएं। परीक्षा आधी रात तक चलती है, जब तक कि एक को छोड़कर बाकी सभी छात्र बाहर न हो जाएं। उसने तैरती हुई स्क्रीन पर एक नज़र डाली, उसकी चिड़चिड़ाहट स्पष्ट थी। मैंने ये परीक्षा डिज़ाइन की है। स्वाभाविक रूप से मैं इस गड़बड़ी की जिम्मेदारी लूंगा। मैं खुद प्रधानाध्यापक को स्थिति समझाऊंगा। क्रोम ने आह भरी, उसकी निगाहें जंगल की आग पर टिकी रहीं।
तुम्हें निश्चित रूप से बहुत कुछ समझाना होगा। तुमने उसे खत्म करने के लिए ये परीक्षा आयोजित की है, लेकिन हो सकता है कि वह तुम्हें खत्म कर रहा हो। केल ने गहरी सांस ली। अगर ऐसा है तो ठीक है। पब फ्यूचर एड्स। क्रोम ने अपना सिर हिलाया और धीरे से हंसने लगा। उस लड़के का सिद्धांत सुनते ही मुझे पता चल गया था कि वह कुछ अप्रत्याशित करेगा। अगर वह रेवेंसक्राफ्ट के लड़के से जीत जाता है तो पहले साल की रैंकिंग बदल जाएगी। वह नया नंबर 1 होगा। उसके होठों के कोने खुशी से ऊपर की ओर उठ गए। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? एक आम छात्र शीर्ष छात्र बन गया। कोई भी आम छात्र नहीं जिसने सबसे आखिर में शुरुआत की थी। और यह सब एक पागलपन भरे स्टंट की वजह से। केल की निगाहें स्क्रीन पर सख्त हो गईं, जहां डेमन और जेंडर के बीच भयंकर मुकाबला दिखाया जा रहा था। अगर वह जीत गया तो प्रोफेसर एमराल्डा उनके पास आई। उनके चेहरे पर चिंता का भाव था। तुमने इसे पहले ही क्यों नहीं रोका? बात बहुत आगे बढ़ गई है। तुम्हें पता है कि सुरक्षा ब्रेसलेट सही नहीं होते। ये तो सिर्फ पहले साल के बच्चे हैं, ये जिंदगी मौत के मुकाबले के लिए तैयार नहीं हैं। केल को पता था कि उसकी बात सही थी। सुरक्षा ब्रेसलेट प्रभावी तो थे, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित नहीं थे। अगर किसी छात्र को जानलेवा चोट लग जाए या वह आत्मसमर्पण कर दे तो वे उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सकते थे। लेकिन ब्रेसलेट में ब्लाइंड स्पॉट थे। उदाहरण के लिए, धुएं से दम घुटने पर तुरंत टेलीपोर्ट नहीं होता था। ब्रेसलेट के काम करने से पहले छात्र कई मिनट तक हिलना डुलना बंद कर सकता था। इसमें और भी खामियां थीं। जादुई कलाकृतियां, हालांकि वर्जित थीं, ब्रेसलेट के काम में बाधा डाल सकती थीं। इससे भी बुरी बात यह थी कि संचयी क्षति, कई छोटे छोटे घाव, ब्रेसलेट के सक्रिय होने से पहले ही किसी छात्र की जान ले सकती थी। लेकिन ये सब जानते हुए भी केल की नज़रें तैरती स्क्रीन से नहीं हटीं। मूल्यांकन अभी खत्म नहीं हुआ है। सिल्विया ने कुछ उदास भाव से नीचे देखा। उसका दिल मानो किसी भारी बोझ से दबा हुआ था। उसने डेमन को समझने की, उसके इर्द गिर्द छिपे सारे रहस्यों को उजागर करने की पूरी कोशिश की थी। उससे भी बढ़कर वह उसे सचमुच अपना दोस्त मानती थी। वह उसका दोस्त था, या कम से कम वह ऐसा सोचती थी। उसे लगता था कि डेमन को उनके साथ बिताया गया समय अच्छा लगता है, लेकिन अब उसके सीने में चुभता हुआ शक कुछ और ही कह रहा था। क्या होता अगर ये सब एक तरफा होता? क्या होता अगर उसने उसकी संगति को संजोने की बजाय सिर्फ बर्दाश्त किया होता? उसका मन उन अनगिनत घंटों की ओर चला गया जो उन्होंने साथ बिताए थे, किताबों पर बातें करते हुए, अलग अलग विद्वानों के लेखन पर जोश से बहस करते हुए, ऐतिहासिक घटनाओं का विश्लेषण करते हुए, या दुर्लभ जड़ी बूटियों और पौधों के गुणों पर अचंभा करते हुए। वे पल उसके लिए अनमोल थे, विचारों का ऐसा मिलन जिसे वह परस्पर समझती थी। उसे यकीन था कि वह उसे जानती है। वह उसे जानती भी थी, या कम से कम उसे लगता था कि वह जानती है। बस मैं उसे कभी समझ ही नहीं पाए, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में अफसोस था। ज्ञान और बुद्धि एक ही बात नहीं है। मैं अभी भी एक ग्रीनहाउस फूल हूँ, एक आश्रय प्राप्त राजकुमारी। उसके होंठ कांप रहे थे। जैसे ही उसने उन्हें दांतों से दबाया, वह अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी जो बाहर निकलने की धमकी दे रहे थे। वह सोल्थियन तक आई थी, अकादमी में शामिल हुई थी और अपनी जिंदगी बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी। ये सब आश्रय प्राप्त राजकुमारी के घुटन भरे लेबल से बचने के लिए। वह आज़ादी के लिए, बाहर की हवा में सांस लेने के लिए और अपनी एकांतप्रिय परवरिश से परे दुनिया को देखने के लिए तरस रही थी। लेकिन अब अपनी ही दोस्त से, जिस पर वह भरोसा करती थी, वही शब्द सुनना जिनसे बचने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी, ये किसी भी ब्लेड से कहीं अधिक गहरा चुभन था। और फिर भी उसके दिल में चुभता शक एक और भी क्रूर संभावना को फुसफुसा रहा था। क्या उसके अनुभव की कमी ने उसे नुकसान पहुंचाया था? क्या मैं ही एकमात्र व्यक्ति था जिसने वास्तव में हमारे साथ बिताए समय का आनंद लिया? डेमन का विश्वासघात सिर्फ शारीरिक नहीं था। जब उसने उसे चाकू मारा तो उसने न सिर्फ उसके पेट में एक गहरा घाव छोड़ा था, उसने उसके दिल को भी छलनी कर दिया था। सिल्विया कभी अपने कामों में पूरी तरह से दृढ़ थी, उसे पूरा भरोसा था कि उसके इरादे नेक हैं। लेकिन अब उसके सीने में बस शक रह गया था। जहां पहले उसका यकीन हुआ करता था, वहां एक दर्द भरा खालीपन। क्या मैं इस पूरे समय सिर्फ आत्मधार्मिकता का प्रदर्शन कर रहा था? उसकी नज़र सामने लगे स्क्रीन पर गई, जहां डेमन और जेंडर आमने सामने थे। डेमन का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था, उसकी हरकतें तेज और बेकाबू थीं। उसके आसपास जमा छात्रों की धीमी फुसफुसाहटें उसके कानों तक पहुंच रही थीं। ज्यादातर जेंडर की जीत के लिए तालियां बजा रहे थे, उनकी आवाज़ें जोश से भर रही थीं। लेकिन उनमें से कुछ डर की झलक के साथ डेमन को देख रहे थे, और स्क्रीन पर काले बालों वाले लड़के को देखकर उनके चेहरे पर बेचैनी छा रही थी।
डेमन ने भयानक सटीकता से वार किया। उसके पहले वार ने जेंडर की बांह को ऐसे तोड़ दिया मानो वह कोई टहनी हो। इस क्रूर प्रदर्शन से भीड़ में सन्नाटा छा गया और सिल्विया का दिल और भी ज्यादा बैठ गया। ये तो बस शुरुआत थी। क्रूरता अभी शुरू हुई थी। उसे बहुत भूख लगी थी। वह बहुत गुस्से में था। वह बस यही सोच पा रहा था कि उसे कुछ खाना है, कुछ खा लेना है, अपनी अंदर की भूख मिटानी है। मुझे उसे मारना होगा, मुझे उसे खाना होगा, मुझे बहुत भूख लगी है। डेमन के विचार घूमते रहे। उसके भीतर पनप रहे साये की आदिम प्रवृत्तियों ने उसे निगल लिया। उसकी नज़र जेंडर पर टिकी रही, वह घमंडी रईस जिसने उसके रास्ते में आने के अलावा कुछ नहीं किया था, हर मोड़ पर उसका मजाक उड़ाता रहा था। उसके चेहरे पर एक विकृत मुस्कान फैल गई, जैसे उसका शरीर धुंधला सा हिल रहा हो, एक अर्ध विक्षिप्त शिकारी अपने शिकार पर टूट पड़ा हो। जेंडर कुछ कर पाता उससे पहले ही डेमन ने उसकी बांह को हड्डी तोड़ने वाली ताकत से पकड़ लिया। घुटने के जोरदार वार से उसने उसे चकनाचूर कर दिया। जेंडर दर्द से चीखा। उसके होंठों से खून बह रहा था और उसने दांत पीसते हुए प्रतिरोध करने की पूरी कोशिश की, लेकिन डेमन ने उसे कोई राहत नहीं दी। उसने जेंडर की छाती पर एक जोरदार लात मारी और उसे पीछे की ओर उछालकर जंगल की जमीन पर गिरा दिया। हवा धुएं से भरी हुई थी और फैलती आग की प्रचंड गर्मी ने आसपास के माहौल को असहनीय नरक में बदल दिया था। जैसे जैसे अराजकता बढ़ती गई, पेड़ कराहने और टूटने लगे, आग के ढेरों में गिरने लगे। जेंडर जोर से खांसने लगा, जमीन पर गिर पड़ा, बची हुई थोड़ी सी कीमती ऑक्सीजन खींचने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले कि वह उठ पाता, डेमन ने बंदूक की तरह उसकी ओर उंगलियां उठाईं और जादुई गोलियों की बौछार कर दी। हर एक गोली जेंडर के पैर में लगी और उसकी एक और दर्दनाक चीख निकली। डेमन आगे बढ़ा। उसके कदम धीमे और सोच समझकर बढ़ रहे थे। उसकी आंखों में जरा भी इंसानियत नहीं थी। वह जेंडर के ऊपर ऐसे मंडरा रहा था जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के डर का मजा ले रहा हो। बिना कुछ कहे उसने अपना पैर उठाया और जेंडर के जख्मों पर जोर से पटक दिया, जिससे दर्द से कराह उठी। जेंडर के दांत भींच गए, उसका चेहरा विरोध में विकृत हो गया। क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? तुम संकर जाति के? उसने अपने मुंह में जमा खून के बीच थूका, लेकिन डेमन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी ठंडी, शिकारी निगाहें जेंडर को घूर रही थीं और एक क्षण के लिए उसकी आंखों में संघर्ष की एक झलक दिखाई दी, आदमी और परछाई के बीच एक संघर्ष। जेंडर ने इस अवसर का लाभ उठाया। लहर। जेंडर से गुरुत्वाकर्षण जादू का एक विस्फोट हुआ, जिसने डेमन को पीछे की ओर आग की लपटों की ओर धकेल दिया। डेमन का शरीर हवा में लहरा रहा था, धधकते पेड़ उसकी ओर दौड़ रहे थे। लेकिन उसकी कलाई के एक झटके से एक पतला, लगभग अदृश्य तार निकला और जेंडर के बगल में जमीन में फंस गया। एक तेज झटके के साथ तार ने डेमन को पीछे खींच लिया, उसे आग से दूर खींच लिया और जेंडर की ओर उछाल दिया। जेंडर ने मुश्किल से समय रहते खुद को किनारे कर लिया, क्योंकि डेमन जमीन पर गिर पड़ा था। आग करा जेंडर की नहीं, डेमन की थी। उसने धीरे से अपना सिर उठाया, उसकी आंखें एक अप्राकृतिक, शिकारी रोशनी से चमक रही थीं। तुम्हें अब हार मान लेनी चाहिए, वरना मैं गलती से तुम्हें मार सकता हूं। डेमन की आवाज़ ठंडी और भावनाहीन थी, लेकिन सतह के नीचे संघर्ष का एक संकेत था, मानो वह खुद पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए लड़ रहा हो। उसे निगलने वाली परछाई को न दया की परवाह थी, न प्रतिस्पर्धा की। उसे सिर्फ भूख का एहसास था। उसे सिर्फ अपने शिकार को तोड़ना आता था। हालांकि जेंडर के लिए इससे बड़ा अपमान और कुछ नहीं था कि उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा जाए। डेमन जैसे किसी व्यक्ति द्वारा, जिसे वह अपने से नीचे समझता था, उसे नीची नज़र से देखा जाना अकल्पनीय था। टूटे हुए हाथ, दम घुटने वाले धुएं और पैरों में तेज दर्द के बावजूद जेंडर खड़ा रहा। पसीने से लथपथ उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी मुद्रा विद्रोही और गर्वीली बनी रही। एक रईस का अभिमान उसे इतनी आसानी से गिरने नहीं देता। डेमन का चेहरा व्यंग्य से भर गया। उसे जेंडर के घमंड की जरा भी परवाह नहीं थी। इससे उसकी भूख और बढ़ गई। उसने बड़ी कुशलता से जेंडर के जबड़े पर एक अपरकट मारा और उसके पहले से ही घायल पैर पर एक जबरदस्त किक मारी, जिससे उसका घुटना चकनाचूर हो गया। इसके बाद हिंसा का एक बेरहम दौर शुरू हो गया। डेमन के मुंह के हथौड़ों की तरह बरस रहे थे, हर वार पिछले से भी ज्यादा क्रूर। उसने जेंडर का सिर पकड़ा और उसका चेहरा आग की लपटों में धकेल दिया। पब फ्यूचर एड्स। जेंडर की चीखें जंगल में गूंज उठीं, वे चुभने वाली और पीड़ादायक थीं। छाया भूख 87%। नदी के किनारे, जहां प्रोफेसर खड़े थे, अपनी आंखों के सामने हो रही उस घोर क्रूरता को देखकर सभी सिहर उठे। ऐसा लग रहा था जैसे डेमन अब जेंडर को एक इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज समझ रहा था जिसे तोड़ा, कुचला और पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है। हिंसा अशांत करने वाली और निरंतर थी।
किनारे से देख रहे छात्रों के चेहरे पीले पड़ गए, उनके चेहरे पर भय का भाव था। डैमन की हरकतों ने उन्हें वो सिखाया था जो अकादमी का कोई भी पाठ कभी नहीं सिखा सकता, डर। क्या वह उसे मारने की कोशिश कर रहा है? एक छात्र ने कांपती हुई आवाज में कहा। उसे बस हार मान लेनी चाहिए, अपनी जान गंवाने लायक नहीं है। दूसरे ने फुसफुसाते हुए कहा, वह ज़ैंडर के ब्रेसलेट को तोड़कर उसे खत्म क्यों नहीं कर देता? लेकिन डैमन नहीं रुका, वह वहीं खड़ा रहा। उसकी हरकतें सटीक थीं, फिर भी उसमें एक तरह की क्रूरता थी। वह एक राक्षस है, एक लड़की ने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उसे इसमें आनंद आता है, उसे दूसरों को कष्ट देने में आनंद आता है। ज़ैंडर, उठो, उससे मत हारो, कृपया। एक और आवाज़ हताश होकर गूंजी, हालांकि यह प्रोत्साहन से ज्यादा एक विनती जैसी लग रही थी। लियोना किनारे से ये सब देख रही थी, उसने अपने दांत पीस लिए, उसके नाखून उसकी हथेलियों में गड़ गए और वह हताशा में कांपने लगी। तुम दोनों अभी भी इस तरह क्यों लड़ रहे हो? इस बीच प्रोफेसर नैतिक रूप से उलझे हुए थे। ज़ैंडर ने कोई जुर्माना नहीं लगाया था और तकनीकी रूप से मूल्यांकन अभी पूरा नहीं हुआ था। लेकिन डैमन इस रफ्तार से उसे मार सकता था, एक ही वार से नहीं, बल्कि सोची समझी, लगातार क्षति पहुंचाकर। प्रोफेसर एमराल्डा ने काफ़ी कुछ देख लिया था। उनके हाथ मुट्ठियों में भींचे हुए थे और वे स्क्रीन पर घूर रही थीं। वह लड़का हमेशा से जिद्दी रहा है, वह गुस्से से बुदबुदाए। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि वह शैतान है। वह अन्य प्रोफेसरों की ओर मुड़ी, उसकी आवाज़ तीखी और आक्रोश से भरी हुई थी। हम कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? हमें इसे अभी रोकना होगा। केल ब्लैकथॉर्न, जिसका चेहरा उदास था, ने इस लड़ाई को देखकर आंखें सिकोड़ लीं। उसकी मुट्ठी कसी हुई थी, उसकी उंगलियां सफ़ेद हो गई थीं। अंदर ही अंदर उसे लग रहा था कि ज़ैंडर और डैमन के बीच की लड़ाई उसकी ही गलती थी। फिर भी उसने इसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। जब एमराल्डा की उग्र निगाह उस पर पड़ी तो केल की आवाज़ आई, जो दर्द से भारी थी लेकिन दृढ़ थी। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। एमराल्डा अविश्वास से उसकी ओर देखती रही, उसकी हताशा उबल रही थी। क्यों नहीं? ये पहले ही खत्म हो चुका है। डैमन जीत गया, उसने अपनी बात साबित कर दी है। उसे बस ज़ैंडर का ब्रेसलेट कुचलना है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर रहा है। वह बस अपने प्रतिद्वंद्वी को प्रताड़ित करना चाहता है। ये क्रूर है, यह अमानवीय है। वह लड़का एक राक्षस है। एक पेड़ के सहारे टिके क्रोम ने बोलने से पहले गहरी सांस ली। हालांकि यह सच है कि डैमन ज़ैंडर का ब्रेसलेट तोड़ सकता है, लेकिन ये भी तर्क दिया जा सकता है कि ज़ैंडर ने भी हार मानने का फैसला नहीं किया है। उसके पास आत्मसमर्पण करने का विकल्प है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है। एमराल्डा की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपना सिर हिलाया। तुम्हें पता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता। वह ऐसा नहीं करेगा। रेवेंसक्रॉफ्ट हाउस योद्धाओं का घर है। ज़ैंडर आत्मसमर्पण के अपमान का सामना करने के बजाय वहां मरना पसंद करेगा। वह हार मानने के बजाय मरना पसंद करेगा। जमीन पर गिरते ही उसके घुटने मुड़ गए और हताशा से उसकी आवाज़ भर्रा गई। मैं आपसे विनती करता हूँ, उन्हें रोकें, इसे अभी खत्म करें। मुझे पता है कि अकादमी के अपने तरीके हैं और यहाँ मौत असामान्य नहीं है, लेकिन प्रथम वर्ष के छात्रों को इतनी कम उम्र में इस तरह की क्रूरता के अधीन करना अनुचित है। केल ने अपना जबड़ा भींच लिया, उसके शब्दों का भार उस पर भारी पड़ रहा था। आखिरकार वह बोला, उसकी आवाज़ दृढ़ थी, लेकिन उसमें अनिच्छा झलक रही थी। मैं नहीं करूँगा। यह उसी क्षण समाप्त हो जाएगा जब ज़ैंडर को घातक चोट लग जाएगी या वह हार मान लेगा। एमराल्डा ने उसे घूर कर देखा, उसकी आंखें क्रोध और निराशा से जल रही थीं। लेकिन केल ने इस बार नरमी से अपनी बात जारी रखी। हालांकि मैं उन्हें उनके विकल्पों की याद दिला सकता हूँ। उसने एक छोटी सी कलाकृति निकाली, एक संचार उपकरण। उसकी आवाज़ जंगल में गूंज रही थी और उसमें लगभग शोकपूर्ण स्वर था। ज़ैंडर, कृपया ध्यान रखें कि यह एक मूल्यांकन है, मौत की लड़ाई नहीं। आप किसी भी समय हार मानने के लिए स्वतंत्र हैं। और डैमन, आप जीत गए हैं। आपने अपनी बात साबित कर दी है। आप अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए ज़ैंडर का कंगन तोड़ सकते हैं। लेकिन उसके शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ा। डैमन बहुत दूर चला गया था, उसकी आंखें एक शिकारी की उन्मत्त संतुष्टि से चमक रही थीं जिसने अपने शिकार को घेर लिया था। ज़ैंडर अपने परिवार के सम्मान से बहुत ज्यादा बंधा हुआ, बहुत घमंडी था, इसलिए उसने दर्द और अपमान को नज़रअंदाज कर दिया। जलता हुआ जंगल, गिरे हुए पेड़ों की चीखें और उसके जख्मों की तीक्ष्ण पीड़ा उसे उसकी यादों में और भी गहराई तक खींच ले गई। एक समय की यादें जिसे वह कभी नहीं भूल सकता। ऐसी यादें जिन्होंने आम लोगों को देखने के उनके नज़रिए को हमेशा के लिए बदल दिया। मैं एक आम आदमी से कैसे हार सकता हूँ?
ये रेवेंसक्रॉफ्ट क्षेत्र के मध्य में दानव युद्धों के अंतिम दिनों की बात है। ड्यूक ज़ैंडर के पिता और बड़े भाई अग्रिम पंक्ति में चले गए थे और क्षेत्र की देखभाल के लिए केवल ज़ैंडर, उसकी छोटी बहन और उनकी मां को पीछे छोड़ गए थे। यह एक कठिन समय था, युद्ध के लिए कई लोगों को भर्ती किया गया था और संसाधन कम थे। खाद्यान्न और रोज़मर्रा की वस्तुओं की कीमतें अभूतपूर्व रूप से बढ़ गई थीं। उसे यह बात अच्छी तरह याद थी, वह इसे कभी नहीं भूला। उनकी माँ एक दयालु, करुणामयी और निस्वार्थ महिला थीं। उनके घर में जो भी थोड़ा बहुत संसाधन होता था, वह उसे आम लोगों में बांट देती थीं। अभावों के बावजूद वह उनके दुखों को कम करने की पूरी कोशिश करती थीं। ऐसे ही एक दिन उसने दवाइयाँ, खाना और जो भी थोड़ी बहुत सामग्री उपलब्ध थी, उसे पास के एक कस्बे में ले जाने का फैसला किया। उसने अपने साथ शूरवीरों को लाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसका तर्क था कि तलवारों से लैस बख्तरबंद सैनिक पहले से ही परेशान शहरवासियों को और डराएंगे। युद्ध का समय था, लोग लगातार तनाव में जी रहे थे और वह उन्हें सांत्वना देना चाहती थी, डर नहीं। छोटे से कारवां में वह और उसके 2 बच्चे शामिल थे, ज़ैंडर जो सिर्फ 7 साल का था और उसकी छोटी बहन। उसे उस शहर की बदहाली याद आ गई जहां वे गए थे, हवा में साफ दिखाई देने वाला तनाव। जैसे ही काफिला अंदर आया, उसने देखा कि लोग उन्हें किस तरह देख रहे थे, कृतज्ञता से नहीं बल्कि किसी गहरे भाव से। बचपन में भी वह इसे महसूस कर सकता था। वे स्वागत करने वाली आंखें नहीं थीं। वे संसाधन बांटने की उम्मीद में शहर के चौराहे पर रुके, लेकिन एक ही आवाज में सब कुछ बिखर गया। बड़प्पन का नाश हो! चीख पुकार मच गई और उसके साथ ही अफरा तफरी मच गई। लोगों ने उनका स्वागत धन्यवाद या राहत के साथ नहीं, बल्कि रोष, घृणा और हिंसा के साथ किया। पत्थर फेंके गए, फावड़े उठाए गए और मोलोटोव कॉकटेल से शहर जगमगा उठा। ज़ैंडर को आग की लपटों की लाल चमक और चारों ओर जलती हुई हर चीज़ की तपती गर्मी याद आ गई। उसे याद आया कि उसकी माँ ने उसकी नन्ही बहन को उसकी गोद में ज़बरदस्ती बिठाया था और अपने शरीर से दोनों को ढक रखा था। उसे याद था कि दंगाइयों के कहर को झेलते हुए उसका खून बह रहा था। उसके खून की गर्माहट, उसकी मछली जैसी गंध, हवा में घुला धात्विक स्वाद, और उसकी छोटी बहन की बहरा कर देने वाली चीखें। लेकिन सबसे ज्यादा उसे अपनी बेबसी याद आई। उसने खुद को कितना असहाय महसूस किया था। उस दिन से उसे आम लोगों से नफरत हो गई, कृतघ्न दरिंदों से। वह उनसे अपने पूरे दिल से घृणा करता था, लेकिन सबसे बढ़कर उसे उस बेबसी से नफरत थी जो उन्होंने उसे महसूस कराई थी। वे बच गए, तीनों ठीक समय पर बचा लिए गए। युद्ध आखिरकार खत्म हो गया और उसकी माँ, जो हमेशा क्षमाशील थी, ने कोई द्वेष नहीं रखा। वह उस हताशा को समझती थी जिसने भीड़ को इस पागलपन की ओर धकेल दिया था। लेकिन ज़ैंडर कभी नहीं भूल सका। अब वह एक बार फिर आग और खून से घिरा हुआ था, एक आम आदमी के सामने वही बेबसी महसूस कर रहा था। वह हौंफ रहा था, जंगल की धधकती आग में ऑक्सीजन की कमी थी। धुआं घना था, उसका दम घुट रहा था, उसकी आंखें चौंधिया रही थीं। उसका शरीर बुरी तरह घायल था और खून बह रहा था, उसकी आंखें गर्मी और दर्द से धुंधली हो रही थीं। फिर भी जब उसने धुंध में ऊपर देखा तो उसे अपने प्रतिद्वंद्वी की आंखें दिखाई दी, आंसुओं से भरी, उसकी भावनाएं कच्ची। ज़ैंडर को यह नहीं पता था कि आंसू धुएं के कारण थे या किसी और कारण से, लेकिन उन आंखों में एक संघर्ष था जिसे वह समझ नहीं पाया। उसका प्रतिद्वंदी वहीं खड़ा था, घुटन भरी हवा से बेपरवाह। वह एक अजेय शक्ति की तरह उभर रहा था, उसके शरीर से एक क्रूरता झलक रही थी। और फिर उसने हमला किया, और फिर हर वार सटीकता और ताकत से लगा, जिससे ज़ैंडर अपने ही खून से लथपथ हो गया। बेबसी लौटाए, उसकी छाती पर पंजों से वार करते हुए, उसे निगलते हुए वह घुटनों के बल गिर पड़ा। रईस बस उसे देखता रहा, उसकी पैनी निगाहें दृढ़ संकल्प और गर्व से भरी थीं। ज़ैंडर ने दांत पीस लिए, अपनी टूटी हड्डियों के तेज दर्द और शरीर पर पड़ रही जलन को नज़रअंदाज करने की कोशिश की। वह रेंगता हुआ अपने घायल शरीर को खून से सनी जमीन पर घसीटता हुआ आगे बढ़ा, उसका कांपता हाथ तलवार की मूठ तक पहुंच रहा था। ठंडा लोहा पहले से कहीं ज्यादा भारी लग रहा था, लेकिन उसने तलवार छोड़ने से इनकार कर दिया। मैं किसी आम आदमी से नहीं हार सकता, ज़ैंडर ने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज़ भारी लेकिन विद्रोही थी। मुझे गर्व से खड़ा होना चाहिए, मैं अब शक्तिहीन नहीं हूँ। अपनी पूरी ताकत से उसने खुद को खड़ा किया। टूटे हुए पैरों के बावजूद वह खड़ा रहा, उसका शरीर जोर जोर से कांप रहा था। हड्डियों के नुकीले टुकड़े उसके शरीर में चुभ रहे थे, उसके नीचे खून जमा हो रहा था, फिर भी वह सहता रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन कमजोरी से नहीं, ये सिर्फ उसकी दृढ़ इच्छाशक्ति का दर्द और क्रोध था। पब फ्यूचर एड्स, क्या तुम मुझे देख रहे हो, डेमन ग्रे? वह दहाड़ा, उसकी आवाज़ फटी हुई थी लेकिन स्थिर थी। मैं अभी भी खड़ा हूँ, इसलिए मुझ पर दया मत करना।
मैं कमज़ोर नहीं हूँ। उसके शब्द मानो हवा को चीरते हुए उसके सामने खड़े लड़के तक पहुँच गए। डेमन जड़ हो गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और भावनाओं की एक झलक से भर गईं, भ्रम, अपराध बोध, शायद मुक्ति भी। एक पल के लिए डेमन की निगाहों का तूफान थम गया और वह मंद मंद मुस्कुराया। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, डेमन ने धीरे से कहा, उसकी आवाज़ में एक अजीब सा वजन था। आप कमज़ोर नहीं हैं, आप अटूट हैं। ज़ैंडर अपने शरीर में व्याप्त पीड़ा के बावजूद मुस्कुराया। इस संक्षिप्त स्वीकृति ने उसके भीतर किसी गहरे एहसास को जगा दिया। अचानक उसके शरीर में एक गर्माहट फैल गई, एक अनजानी और जानी पहचानी अनुभूति। उसका मन और भी परिष्कृत, प्रखर हो गया, मानो उसके संकल्प ने उसे और निखार दिया हो। तभी उसे एक दूर, शक्तिशाली पुकार का एहसास हुआ। वास्तविकता का ताना बाना ही बदल गया। गुरुत्वाकर्षण उसके चारों ओर झुक गया और उसकी आत्मा एक आदिम शक्ति के साथ प्रतिध्वनित हुई। उसके मन में गूंजती हुई आवाज़ तेज और स्पष्ट होती गई, और फिर उसे समझ आ गया। ये प्रथम श्रेणी की उन्नति का आह्वान था। अपनी तलवार को कसकर पकड़ते हुए ज़ैंडर ने उसे एक बार फिर उठाया। उसका दृढ़ संकल्प पहले से कहीं अधिक चमक रहा था। मुझसे लड़ो, उसने मांग की। उसके शरीर में हो रही पीड़ा के बावजूद उसकी आवाज़ स्थिर थी। वह जानता था कि हालात उसके खिलाफ हैं। डेमन तेज था, ताकतवर था, शरीर और निर्दयता दोनों में एक राक्षस था। उसकी उस बेतुकी जादुई गोली ने ज़ैंडर के शरीर को पहले ही तहस नहस कर दिया था। लेकिन ज़ैंडर को इसकी परवाह नहीं थी। अगर डेमन पागलपन अपनाने को तैयार था तो वह भी ऐसा ही करेगा। ठीक है, ज़ैंडर ने खुद से बुदबुदाया, उसकी आवाज़ दर्द और दृढ़ संकल्प दोनों से कांप रही थी। मुझे बस खुद कुछ पागलपन करना है। आंखें बंद करके उसने अपने मन की सारी शक्ति को अंदर की ओर खींचा और उसे एक घने क्षेत्र में संकुचित कर दिया। यह कोई रक्षात्मक अवरोध नहीं था, ये कहीं ज्यादा खतरनाक था। उसने अपने शरीर को संकुचित गुरुत्वाकर्षण के एक पतले आवरण में ढांक लिया, जिसकी शक्ति उसके आसपास की हवा को विकृत कर रही थी। अपने चारों ओर की बाधाओं को तोड़ते हुए वह आगे बढ़ा। हर कदम के साथ उसके पैरों तले जमीन खिसकती जा रही थी। आग की लपटें और मलबा उसके पीछे लहरा रहा था। दर्द असहनीय होता जा रहा था और दुनिया धुंधली होती जा रही थी। उसकी नज़र लाल और सफ़ेद धुंध में सिमट गई थी। लेकिन वह रुका नहीं, वह रुक नहीं सकता था। डेमन के पास पहुंचकर उसने अपनी तलवार पूरी ताकत से नीचे की ओर घुमाई। प्रहार से एक शॉकवेव उठी, जो जमीन पर टकराकर एक छोटा सा गड्ढा बना। भारी सांस लेते हुए ज़ैंडर ने अपनी आंखें खोलीं, अपने प्रतिद्वंद्वी को पराजित होते देखने के लिए बेताब। लेकिन डेमन अभी भी वहीं था, बस कुछ इंच की दूरी पर खड़ा था। लड़का मुस्कुराया, उसका शांत व्यवहार आसपास की अफरा तफरी से अछूता था। तुम चूक गए, डेमन ने मुस्कुराते हुए कहा। शुरू से ही भला इस्तेमाल करना चाहिए था। ज़ैंडर कुछ कर पाता इससे पहले ही डेमन ने अपना खंजर ज़ैंडर की छाती में घोंप दिया। जैसे ही सुरक्षा कंगन सक्रिय हुए, उसकी हार का संकेत देते हुए दर्द तुरंत गायब हो गया। ज़ैंडर का शरीर प्रकाश की चिंगारियों में विलीन होने लगा और युद्धभूमि से उसका रूप लुप्त हो गया। जैसे ही उसकी चेतना मंद हुई, उसने सोचा कि उसने डेमन को धीरे से कुछ बुदबुदाते हुए सुना है। धन्यवाद, मुझे वापस खींचने के लिए। और फिर ज़ैंडर चला गया। युद्ध क्षेत्र में आग की चिंगारी और उसके अधिक संकल्प की हल्की प्रतिध्वनि के अलावा सन्नाटा छा गया।